साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में नाजरीन, आपका अपना सैमसन जावेद और मेरे साथी मेज़बान इमानुएल नज़ीर मानी आपको और तमाम शुरा पैनल को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम फिर एक बहुत ही अहम इशू सोशल मीडिया और साइबर क्राइम पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इशू इतना वास्ट हो चुका है जिस पे एक नशीस पे बात करना इंतहाई मुश्किल है। आज हमारे साथ एक और रिसर्च और एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। तो इस तरह हम जो हिस्सा अव्वल में कुछ ऐसी बातें थी जो कंप्लीट ना हो सकी, जिसकी तशनगी रह गई थी, और इस दफ़ा हमारी ये कोशिश होगी कि नाज़रीन हम बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको फराहम करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो पेचीदा रुकावटें हैं या ऐसे इश्यूज़ हैं जो आम फ़हम नहीं या आम लोग नहीं जानते कि मीडिया से लोग किस तरीके से, स्पेशली जो सोशल मीडिया है, हैक होते हैं या ब्लैकमेल होते हैं या और बहुत सारे मसाइल हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो मैं अपने साथी मेज़बान फ़ादर इमानुएल मानी नज़ीर साहब से इस्तदा करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम इसको शुरू करें। जी, फ़ादर जी। जी सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। और आज का मौजू जो है, जैसे सैमसन जावेद साहब फरमा रहे थे कि सोशल मीडिया और साइबर क्राइम। और पहली किस्त जो है वो हमने नश्र की और हम लाइव गए और आपने बहुत अच्छी फीडबैक हमें दी और बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया इस एफर्ट को। तो अभी जो आज जो है ये उसका दूसरा हिस्सा हम पेश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो पहले हिस्से में हुई और हमारे जो मेहमान हैं आज हमारे साथ, वो दोबारा उन बातों को बयान करेंगे और जो नई बातें हैं वो भी होंगी। जनाब आमर माइकल है हमारे दरमियान। अमर माइकल जो है वो प्रेसिडेंट और सीईओ हैं वॉइस ऑफ ईडन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसके अलावा वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं और लाइफ कोच हैं और कम्युनिकेशन और रिसर्च एक्सपर्ट हैं। अमर माइकल साहब, हम आपको शो में वेलकम कहते हैं। Thank you very much. Thank you so much. जी। और हमारे साथ हैं फैसल इलियास, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के अहम रुकन हैं और अपनी जो खिदमात हैं वो पेश करते रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्रामों में हमारे साथ आ चुके हैं। फैसल इलियास जो है वो समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें कर रहे हैं और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पीस सेंटर लाहौर हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीस होप पाकिस्तान है और सीसीसी कोऑर्डिनेटर यूआरआई पाकिस्तान भी हैं और मेंबर ऑफ एशियन यूथ पीस नेटवर्क। फैसल इलियास, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नादिया हमीद साहब है हमारे साथ। नादिया जो हैं वो तज्जिया नगार हैं और ख़ास तौर पे जो वो कानूनी माहिर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और पिछली बार भी हमारे प्रोग्राम में आई और उन्होंने बहुत अच्छे मशवरा जा दिए। अपनी कानूनी राय जो है साइबर क्राइम्स के हवाले से उससे हमें आगाह किया और इसके साथ-साथ वो हाई कोर्ट क्रिश्चियन बार एसोसिएशन की ट्रेज़रर भी हैं और यूथ के लिए बहुत सारे सेमिनार जो हैं आगाही के, उनमें उनको यूथ को आगाही देती हैं और बहुत सारे प्रोग्रामों में शिरकत करती हैं और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है उसकी बहुत अहम रुकन है। नादिया हमीद साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा एक बार फिर आज के इस शो में। थैंक यू फादर जी। तो नाज़रीन, हम बाकायदा जो है अपना प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों से बातचीत का जो सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं।
जैसा पिछली बार हमने बयान किया कि ये जो सोशल मीडिया जो है उस पे बहुत सारे जो क्राइम्स जो हैं वो रूनुमा होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो आईडी जो है वो हैक कर ली जाती है, उनका डेटा जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डेटा जो है वो चोरी कर लिया जाता है। और सोशल मीडिया जो है और साइबर क्राइम ये इतने ज़्यादा इनमें तेज़ी आ गई है और ये बढ़ रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत सारा टाइम जो है इस पे स्पेंड करती हैं, एक्सपर्ट्स को दावत देती हैं ताकि वो उनका जो डेटा जो है उसको बचाया जा सके। और पिछली बार हमने बात की कि जो एथिकल नॉर्म्स हैं उनको मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाता। लोग जो हैं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे हम जानते हैं कि इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, फ़ायदे भी हैं और जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदा ये है कि बहुत सारी जो इवेंट्स होते हैं या जो हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, क्राइम्स होते हैं मुआशरे में जो आम तौर पे नहीं पता चलता जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, तो वो एक बहुत अहम खबर बन जाती है और पुलिस बहुत दफ़ा वहाँ से इस खबर को लेके तो नोटिस लेती है। तो ये एक तरह से पॉज़िटिव बन जाता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो डायरेक्ट वायलेंस जो है वो दिखाया जाता है। जो ख़वातीन को हरासा करने की वीडियोज़ जारी की जाती हैं। किसी की तज़लील करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनमें मुस्बत और मंफ़ी दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो पिछला जो प्रोग्राम हमने किया था उसमें हमने ज़िक्र किया था। तो आज जो है हम शुरू करते हैं जनाब आमिर माइकल साहब से। आमिर माइकल साहब थैंक यू टू कम टू जॉइन अस टुडे। आपने शायद पिछला प्रोग्राम भी देखा होगा कि हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया फैसल अलियास थे, नादिया हमीद साहिबा और हमने जो सोशल मीडिया पे क्राइम्स होते हैं जिनको साइबर क्राइम कहते हैं, हमने उसके दायरा-कार की बात की कि किस तरह हम साइबर क्राइम को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आपसे ख़ास तौर पे पूछेंगे एक तो थोड़ा-सा इसका दायरा-कार जो है उसके बारे में बात कीजिए और दूसरा जो सोशल मीडिया जो है उसके फ़वाइद और नुकसानात जो हैं उसके हवाले से भी ज़रा जो नाज़रीन हमारे साथ हैं उनको आगाह कीजिए। जी, आमिर माइकल साहब, Sure. जी। Thank you so much, Father Mani. मैं first of all न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अवेलेबल किया इस एक बड़े ही गहरे और बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए क्योंकि इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया के बिजनेसेस और हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। तो विदाउट प्रॉपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ में पढ़ना आई थिंक इट कैन बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में फैसल भाई ने और मिस नादिया ने बहुत अच्छे तरीके से इलाबरेट किया कि सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और इसमें किस-किस तरह से लूप होल्स हैं और लोग उसका बुरी तरह से शिकार बन जाते हैं। लेकिन जहाँ इसका एक मनफी पहलू है, इसका मुस्बत पहलू भी है। उसके बारे में थोड़े से आगे बात करते हैं। मैं पहले चाहूँगा कि हम क्राइम को यानी हम साइबर को भी हटा देते हैं, दुनिया को भी हटा देते हैं। हम सिर्फ़ क्राइम को समझने की कोशिश करते हैं कि क्राइम क्या है? तो in general, a violation of any governed law is considered crime, be it on a social medium, be it on a physical medium, और किसी तरह से अगर आपने किसी को इमोशनली भी किसी गवर्नमेंट लॉ के अगेंस्ट चले हैं तो वो आपने क्राइम किया है। फिर इसको हम जियोग्राफिकल डिविजन्स में देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक हदूद दरबा है, एक फ्रंटियर है जिससे आगे कोई दूसरे मुल्क शुरू होते हैं और उस हदूद के अंदर जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको अबाइड बाय करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। आई मीन इट्स लाइक अ वेरी जनरल नॉलेज। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जब आप अपने बच्चे की लिटरॉल करते हैं या अपने बच्चे की थोड़ी सी ट्यूनिंग श्यूनिंग करते हैं तो यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू कॉल 911 कि आपके ऊपर पुलिस बुलवा दे और या आपके ऊपर केस कर दे या आपको हवालात की हवा लगवा दे। But in the US, things are different. Everything is governed and looked at from the government's perspective, or every citizen, every American citizen has rights. तो इन rights को हम geographically अगर हम एक physical world की बात करते हैं तो हर
डोमेन का अलग अलग गवर्न लॉ है. बट व्हेन वी से साइबर वर्ल्ड, वी से www, किसी भी वेबसाइट को या यूआरएल को एक्सेस करने से पहले आप लिखते हैं www मींस वर्ल्ड वाइड वेब. इसका मतलब है इसमें पूरी दुनिया है, इसमें हर तरह के लोग हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसमें सोशल मीडियम है, इसमें हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें लॉ से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें नेशनल ज्योग्राफिक आपको जानवरों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आप माइक्रोबायोलॉजिकल किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसकी भी रिसर्च आपको मिल जाएगी, आपको गैलेक्सीज की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी. सो कहने का मकसद ये है कि साइबर वर्ल्ड इन इटसेल्फ इज नॉट बैड और गुड. उसका यूज जो है वो डिटरमिन करता है कि आया ये इसका यूज हमें सही जगह पर लेकर जाएगा या गलत जगह पर. तो अब अगर हम पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी की स्पेसिफिकली बात करते हैं, और काफी केसेस अपना फैसल भाई ने अभी लास्ट प्रोग्राम में जो डिस्कस किए, काफी केसेस उसमें इस तरह से आए हैं कि क्योंकि वो जानते नहीं थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और वन वे और दी अदर व्हाट्सएप का जिक्र भी अभी रिसेंटली आया. कोई मैसेज भेजता है और आप अपने एड्रेस उसे दें और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें तो आप को प्लॉट मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, कुछ इस तरह का. तो कहने का मकसद बड़ा सिंपल है. अगर आप बगैर नॉलेज के या बगैर प्रॉपर नॉलेज के साइबर वर्ल्ड में या इंटरनेट में दाखिल होंगे तो आपकी मिसाल बिल्कुल एक उस चिड़िया का सा है जिसने सारी उम्र एक पिंजरे में पली बड़ी है, और उसको आपने जिस तरह जवान हुई है उसको आपने पिंजरे से बाहर छोड़ दिया, तो इवेंचुअली वो कभी यहाँ टकराएगी कभी वहां टकराएगी. मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसका होराइजन एकदम से 10 गुना बढ़ गया. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज. आई मीन, आप एक घर में, आप एक शहर में या एक मुल्क में रहते हैं, आप उसका एक उस हद तक आपका एक्सपोजर होता है, बट यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड हियर. ठीक है, तो इसमें बहुत जरूरी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट का यूजेज हमारे लिए क्या है. सो इंस्टेड ऑफ इसको हम बहुत ही एक खतरनाक मीडियम समझें, मैं इसको डिस्करेज करूंगा. ऐसा नहीं है. आग की मिसाल अगर मैं लूं, तो अगर आप आग को कंट्रोल कर लें तो आप उससे खाना पका सकते हैं, आप उससे रोटी पका सकते हैं, सर्दियों में अपने आप को गर्म कर सकते हैं, आप गीजर जला सकते हैं, आप उससे 10,000 मजीद अच्छे काम ले सकते हैं. लेकिन अगर वो आग आपके कंट्रोल में नहीं है तो इवेंचुअली वो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है. सो हमारे लिए भी इस वक्त बजाय इसको कि इसका एक ही पहलू देखा जाए कि साइबर क्राइम, ऑफ कोर्स दैट इज अ मेजर पार्ट एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू फोकस ऑन कि किस तरह से बचा जाए, बट देयर इज अ गुड साइड टू इट एज वेल. मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर बात अपनी फिलहाल रोकूंगा कि हमें 3 चीजें अपने ज़हन में रखनी चाहिए इससे पहले कि हम इंटरनेट को इस्तेमाल करें. तो सबसे पहले ये कि इंटरनेट को समझना है कि ये क्या है. सबसे पहले इंटरनेट में हम क्या कुछ कर सकते हैं, इंटरनेट किस लिए बनाया. इज इट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, इज इट ओनली टू मीट फ्रेंड्स, इज इट ओनली टू कम्युनिकेट, या कुछ और भी है. फिर दूसरा सवाल हमें ये करना चाहिए कि हमें इसकी जरूरत क्यों है. लाइक से फॉर एग्जांपल अभी की मीटिंग की मिसाल ले लें. अब मुझे हम सबको डिपेंड करना पड़ रहा है साइबर वर्ल्ड पे, साइबर नेट पे या इंटरनेट पे, कि हम इसको यूज करके एक अच्छी बात को आगे लेकर जा सकें. I mean, this is the intention, right? So there's a good side and there's a bad side, of course. So it is important for us to determine what our use is. And third, the most important thing, कि वो जो हमारी जरूरत है, आया is it ethical and is it legal? ये चंद चीजें, पैरामीटर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस अगर हमारे इंटरनेट यूज करने से पहले क्लियर हो तो मेरे ख्याल से रिस्क के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं. आई मीन, नॉर्मल वर्ल्ड में भी रिस्क्स हैं. आप बाहर जाते हैं, लोगों के एक्सीडेंट्स खुदा न खास्ता हो जाते हैं, पीपल गेट मग्ड. आई मीन दे गेट उनके पैसे वैसे चुरा लेते हैं, एक्सीडेंट्स, 100 किस्म की चीजें हो सकती हैं. सो carefulness is something that is our part, and this is exactly how it implies in cyber world as well. अमर माइकल साहब, बहुत शुक्रिया. और मजीद भी आपसे बातचीत जो है वो इसी मौजू के हवाले से होगी. नादिया हमीद साहब, जैसा अमर माइकल जो है वो इसकी स्ट्रेंथ और पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे थे, खासतौर पे सोशल मीडिया, और उन्होंने खासतौर पे कहा कि जो सोशल मीडिया, इसका मतलब ही है कि
दूसरों के साथ लिंक करना, पॉजिटिवली करना, उसका अच्छा इस्तेमाल करना। और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बयान किया कि किस तरह हम इसको गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल कि हमारी जो अप्रोच जो है, वो सोशल मीडिया की तरफ वो कैसी है। काइंडली आप ये बताइए, पिछली बार भी हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था कि किस तरह जो मुख्तलिफ हैकर्स हैं, हमने देखा कि वो नित नए तजुर्बात करते रहते हैं और नए-नए तरीके ईजाद करते हैं ताकि जो पर्सनल डेटा है उस तक रसाई हासिल कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि जो पर्सनल डेटा जो है किसी भी यूज़र का, जो जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, क्या ईज़िली एक्सेस हो जाता है, ये हैकर्स जो हैं वो कर लेते हैं? जी। जी फादर जी, आपका जो क्वेश्चन है मैं उसी के ऊपर डायरेक्टली आती हूँ, क्योंकि आजकल फेसबुक का ऊपर हम लोग बहुत शौक-शौक से अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, डीपीज़ पे डिस्प्ले करते हैं, जो कि बाद में मिसयूज़ भी हो जाता है। वो कि अब एक कुछ 2 कुछ साल केस चला है इसके ऊपर फेसबुक के ओनर पे, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों की ईज़िली एक्सेसिबल हुँ, होती है और यही डाटा जो है कंपनीज़ जो है वो अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसी वजह से हमें कुछ एडवर्टाइज़मेंट भी हमारे वॉल्स के ऊपर डिस्प्ले होती हुई नज़र आ रही होती है। क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी लीगल यूरोपीय यूनियन के अंदर प्रोसीडिंग चली और उन्होंने अपना एक्सेप्ट किया सारा कुछ और बाद में उसको चीज़ों को थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ लेके आए। जहाँ तक आम पर्सन है, फेसबुक के ऊपर सारा डाटा जो है वो ए टू ज़ेड फ्लोट कर दिया जाता है। जैसे हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि आप हर जगह की लोकेशन के साथ अपनी एक्टिविटी डाल रहे होते हैं, जो कि वल्नरेबल हो जाती है आपके खुद की ज़ात के लिए भी और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, इवन के बच्चों के लिए भी। इसी तरह ये जो डाटा है, जो कि हम लीगल टर्म में इसको यूज़ करते हैं कि इसको क्या क्राइम का नाम दिया जाता है, ये कहते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि आपके डाटा के ऊपर कोई भी पर्सन आपकी इजाज़त के बगैर आपके फ़ेसबुक की या वो कोई भी सोशल मीडिया का टूल है उसके ऊपर एक्सेस करके उसको एक अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। वो कि पिछली दफ़ा कमेंट्स के अंदर हम पढ़ रहे थे कि ज़ेबा गिल बात कर रही थी कि उनके साथ मैं विक्टिमाइज़ हुई हूँ। तो वो इस तरह का उनका कुछ ओके सॉरी मैडम, मैंने आपकी परमिशन के बगैर बोल दिया, लेकिन वो आपने खुद वो उसके ऊपर लिखा हुआ था। उनका ही इसी तरह मल्टीपल उनकी पिक्चर्स लेके अकाउंट्स बनाए गए, जो कि उन्होंने अभी केस फाइल किया हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी सारे, ये तो एक हाइलाइटेड उन्होंने खुद ही बोल दिया। इस तरह लोग क्या करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेके एज़ इट इज़ ही अपने अकाउंट्स के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं और वो कोई अच्छे पर्पसेज़ के लिए तो यूज़ नहीं होती, उस पर्सन को ब्लैकमेल करने के लिए या उनको किसी और तरीके से उनका मिसयूज़ करके उनकी रिस्पेक्ट को या उनके नाम को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक गलत तरीका है, जिसके लिए गो के पनिशमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप एक्सेस कर लें किसी के डाटे को और उसके बाद पनिशमेंट सिर्फ़ 3 मंथ्स और वो कोई 50,000 रुपीज़ का फाइन है। जो कि एक मेरे ख़्याल में माइनर है। फिर उसके अलावा आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है कि हम किसी की भी पोस्ट कोई भी हमें अच्छी लगती है, हम उसको बगैर सोचे-समझे कि क्या ये इंतशार फैलाने का बाइस तो नहीं बन रही, वो पोस्ट लेते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, उस क्राइम का हिस्सा हम खुद भी बन जाते हैं। क्योंकि मोस्टली मैंने जो अभी मीडिया का यूज़, जैसे आमिर बोल रहे थे कि अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, नॉलेज सीकिंग के लिए किया जा सकता है, कम्युनिकेशन के लिए, और अभी तो जैसे पैंडेमिक के अंदर लोग सारे सिकुड़ के रह गए, अपने घरों तक ही महफूज़ रह गए, तो उसमें कम्युनिकेट करने का ज़रिया बना है। लेकिन क्या करें, कि उन थॉट्स को हम वेरीफ़ाई किए बिना लोग जो हैं वो फ्लोट कर देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन लाइन मिलती है, ओह! ये मेरे मज़हब से रिलेटेड है, वो कि ये साइबर टेररिज़्म के अंदर आ रहा है कि आप किसी के भी मज़हब के बारे में कोई भी ऐसी फीलिंग्स को एनहांस कर देते हैं कि आप मुल्क के अंदर की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाके। जैसे कि मज़हबी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें उसके ऊपर फ़ेसबुक के ऊपर या बाकी जगहों पे मिल जाती हैं, फिर वो एक चीज़ को समझे बिना ही उसको आगे-आगे बढ़ाया जाता है और नहीं जाना जाता। मैं इसमें ज़िक्र करूँगी यूसीएच सॉरी बाइबल सोसाइटी वाला एक इश्यू आया जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनी और प्रोग्राम भी हुए। लेकिन ये नहीं देखा गया था कि वो बाइबल सोसाइटी ने जो वो बुक शाया की थी, वो बेसिकली इंटरनेशनल स्कॉलर्स की ऑलरेडी स रिसर्चेज़ थी, उनको ट्रांसलेट किया गया था उर्दू के अंदर। अब हमारे लोग
उस कैलिपर के नहीं है, उस थॉट के नहीं है कि वो उसको जल्दी तरीके से परसीव कर सकते कि भई ये जो अगर चीज़ दी गई है, इसका पस मंज़र कुछ और था। उस टाइम पे दूसरी भी ट्रेडिशन थी, दूसरी भी रवायात थी, दूसरे भी कल्चर्स थे। उसकी वजह से क्या-क्या पस मंज़र में पीछे उस हमारी जो है वो रिलिजियस स्टडीज़ के ऊपर या उसके ऊपर क्या-क्या रंग आए। लेकिन क्या है कि हम लोग इतने इक्विप्ड नहीं थे और ना ही इतने मजबूत थे कि हम उसको एक्सप्लेन बेहतर तरीके से करते। लेकिन एक वो बाल खड़ा कर दिया साइबर क्राइम के ये इसके सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों को अ, हिप्नोटाइज़ करके एक गलत रास्ते की तरफ लेके गए। वो बाद में कुछ और तय पाया कि अपनी कम्युनिटी के लेवल को समझते हुए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए उसके अंदर थोड़ा-सा आगे-पीछे किया जाए। लेकिन वो रिज़ॉल्व किया गया, लेकिन वो मेरी नज़र में तो क्राइम हुआ, साइबर क्राइम ही था क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर दिया गया। इन्फॉर्मेशन एक मिली, उसको ट्रांसमिट किया गया और आगे पास करते गए और वो जाके कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इस क्राइम को हम कहते हैं जो लीगल लैंग्वेज में अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जिसकी सज़ा है 6 महीने और इसके लिए 100,000 यानी 1 लाख रुपया 1 जो लाख है रुपए। पनिशमेंट की है फाइन की शक्ल में। फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। आजकल कंपनीज़ जो हैं आई मीन हायरिंग के थ्रू या इस तरह का उनका लोगो इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी एक बड़ा मसला बना हुआ है कि कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स के लिए एक यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन अपना दे देती हैं। उनसे वो पैसे भी वो चार्ज कर लेती हैं, कार्ड्स भी स्वैप कर लेती हैं, बाद में वो उनको वो डिग्रीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती और वो उस कंट्रीज़ की ऑथराइज़ यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं होती, कंपनीज़ भी नहीं होती और उनसे वो पैसे लेके बाद में लोगों को तंग किया जाता है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ उसका मिसयूज़ हो जाता है, क्योंकि उसके लिए टूल्स हैं वो लीगली उसको परस्यू भी करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी फिर आगे फर्दर की जाती थी। क्योंकि ये शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होता जा रहा है क्योंकि इसका सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। तो इस तरह की भी चीज़ें काफ़ी सारी हो रही हैं, उसकी सज़ा जो है वो तकरीबन 3 ईयर्स से यानी 3 साल है और जो उसकी पनिशमेंट है वो 1 मिलियन जो है वो पैसों के अंदर हम कह देते हैं फाइन है। तो आगे चले जाते हैं हम कि आप किसी भी कंपनी का कोई क्रिटिकल डाटा है या पर्सन का क्रिटिकल डाटा है, जो उससे रिलेटेड है, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर या हम लोग शौक से अपलोड कर देते हैं, वो यूज़ करके उनका मिसयूज़ किया जा सकता है। जैसे कि चाइल्ड किडनैपिंग के अंदर उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि आई मीन अब तो सबको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज़्यादा जो काम किया जा रहा है, वो बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। वो किसी भी एज का हो सकता है, वो मोस्टली 16 इयर्स के से कम बच्चे जो हैं, हम लोग खुशी-खुशी में बच्चा आज हमारा पहले दिन स्कूल जा रहा है, उसकी पिक्चर लगाई है। उसका स्कूल बता रहे हैं, टाइमिंग बता रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो साइबर क्राइम के जो इस तरह के जो हैकर्स हैं या इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशन इनके साथ जुड़ी होती हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हमें नहीं पता, हम सिर्फ़ फ्रेंड्स ऐड करने के चक्कर में उसको ऐड करते जाते हैं। तो वो लोग हमारे बच्चों का, हमारी फैमिली के वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और जब अपने पर्पसेस के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनली वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो इन्हीं बच्चों की पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करने से अनऑथराइज्ड लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उनको उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है और वो किडनैप होके बच्चे इंटरनेशनल मार्केट में आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर दे दिया जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो वो उसका ज़रिया भी सोशल मीडिया का हमारा गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। उसको यूज़ करें लेकिन बेनिफिट्स के लिए करें। और जो आजकल एक एक और चीज़ है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। हम कह देते हैं कि जी एक बंदे ने गलत बात कह दी, सपोज़ एक फीमेल की बात है, वो फीमेल का व्यू कुछ और है। अभी औरत मार्च हमारे पास पिछले साल गई, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। एक नारा भी लगा था, उसके ऊपर लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया और उसको कुछ ग्लोरीफाई करके पेश किया गया। फिर उसके ऊपर ओके उसका प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, हमें प्रोस्पेक्टिव समझना चाहिए, एक वर्ड लिखा गया है। तो समझे बिना ही उसके ऊपर सबने कमेंट्स किया अपने-अपने मेंटल अंडरस्टैंडिंग के अलावा के साथ कि मेरी ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है वो अगला देखने वाला इसको नहीं दिया जा रहा हो। फ्रीडम जो है वो
हमें हर जगह अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन हम उस फ्रीडम को लिमिटाइज़ नहीं कर सकते, सिर्फ़ ये कि सोचने का अंदाज़ चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई कर देना, फिर उसके लिए पर आगे बढ़ते जाना, जैसे कि अभी वो हिंदू टेम्पल का एक इश्यू आया है, उसके ऊपर बहुत सारी मीडिया कैंपेन चल रही हैं इंडिया की तरफ से भी और दूसरी जगहों से भी, कि वो गलत तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमारे ही लोगों ने उसको गलत तरीके से बयान किया। तो वो उसके रिटेलिएशन में उन्होंने जाके कुछ वीडियोज़ भी बनाई गई, कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं। तो हम चीज़ों को बगैर सोचे-समझे और बाकियों को भी तकलीफ दे रहा है। साइबर टेररिज़्म का वर्ड हमने पिछली दफ़ा यूज़ तो किया था, लेकिन हमने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइबर टेररिज़्म के अंदर आ रहे हैं, जिसमें हम किसी ख़ास तबके की और उनको तक इंतशार का बाइस कर रहे हैं। इंटरफ़ेथ से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा रही है, लेकिन जब तक हम अपनी मुल्क की सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्रिटिसिज़्म मैं कहती हूँ करें, लेकिन एक जामिया करें और पॉज़िटिव वे में करें। इसी सिलसिले में हम मेरी और सैमसन साहब की एक साहब से डिस्कशन भी हुई थी। गो के वो उनकी तरफ से फ्रूटफुल नहीं हो सकी क्योंकि वो कुछ हालात इस तरह के हो गए। लेकिन हमें कहती क्रिटिसिज़्म करें लेकिन साथ में सॉल्यूशन लेके आएँ। हमें अपने लोगों को महफूज़ करना है कि ना कि और वल्नरेबल सिचुएशन में लेके आनी है क्योंकि इस मीडिया का गलत इस्तेमाल ही हमारे अंदर जो है वो रिलिजियस एक्सट्रीमिस्ट पैदा कर रहे हैं और हमारी जो फ़ोर्स कन्वर्जन का फिर हेट स्पीच आ रही है और हम लोगों को सप्रेस करने का बाइस ना बने बल्कि इसको बेहतर तरीके से यूज़ करके कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ लेके जाना चाहिए। जी नादिया मीर साहबा बहुत खूबसूरत आपने बातें की और ख़ास तौर पे आपने बताया कि किस तरह जो मिसयूज़ है वो किया जाता है पर्सनल डेटा को और किस तरह हम उसको अवॉइड कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन जो है उसको हवाले से बहुत खूबसूरत बात है। मैं फैसल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। फादर जी, मैं थोड़ा-सा इन्हीं की बात को आगे थोड़ा बढ़ाना चाह रहा था। जी, जी, जी। एक्चुअली देखा होगा बहुत पहले कि यूरोपियन का जो ऐसा लिटरेचर होता था, नेगेटिव लिटरेचर होता था, वो पाकिस्तान मार्केट में आता था या लोगों तक आता था। तो उनका तसव्वुर क्या होता था कि शायद ये यूरोपियन सोसाइटी में सिर्फ़ नेगेटिव ही नेगेटिव रही हैं। असल में मेरे कहने की बात ये है कि जो भी लिटरेचर, जो भी आता है, उसको ज़रूर ख़्याल रखा जाता है कि जो उसकी सोसाइटी है, उसमें इसका लिटरेचर का मिसयूज़ तो नहीं होगा। वो कि रिसर्च के लिए कोई भी चीज़ आती है सामने, लेकिन ये इस बात का ज़रूर उसका ध्यान रखा जाता है कि वो मिसयूज़ ना हो। और कई बातें ऐसी जो हैं, वो बातें सामने आती हैं या वो कर जाते हैं जिसका मिसयूज़ आता है, जिसको लोगों को उँगलियाँ उठाने का मौका मिलता है। इससे मेरा तो ख़्याल, मैं जहाँ तक एक मेरी रिसर्च वाइड रिसर्च रही या जो रही, कि बहुत सारी चीज़ों को ओपन नहीं करना चाहिए कि आपकी सोसाइटी उसको कबूल करने के काबिल नहीं। ये उसकी बिल मेंटल अप्रोच नहीं है कि वो आराम से हज़म कर ले। जी सैमसन साहब थैंक यू वेरी मच और फैसल आपकी तरफ मैं आना चाह रहा था सवाल लेके जैसा कि पिछली बार हमने बातचीत की थी जो एथिकल नॉर्म्स हैं और क्राइम्स की तो हमने डिवाइड किया था कि कुछ चीजें जो हैं वो शायद क्राइम में नहीं आती वो एथिकल नॉर्म्स में आती हैं किस तरह किसी शख्स ने खुद उसकी केयर करनी है हिफाजत करनी है वो अखलाकियात के दायरे में आ जाती है और कुछ वाकई क्राइम जो है वो सरजद होता है तो जब हम एक्टिविटीज हैं सोशल मीडिया पे उनकी बात करते हैं तो क्या इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि क्राइम जो है वो किस किस कैटेगरी में आता है और किस तरह तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बयान कीजिए जी Thank you very much, Father जी, Father अब्दुल नज़ीर मानी साहब और थैंक यू सैमसन साहब एक दफ़ा फिर साइबर क्राइम के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच और जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा जब हमने ये प्रोग्राम किया तो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो उन सब ने एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इसमें बड़ा इंटरेस्ट शो किया कि वाकई में ही साइबर क्राइम क्योंकि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो सबका जो यूजेज है वो अच्छा खासा यूजेज है सोशल मीडिया
तो उसके ऊपर जो एथिकल नॉर्म्स की बात है या क्राइम की जो बाउंड्रीज और लिमिटेशंस हैं, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली जब आप कोई एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके यूजेस और मिस यूजेस का भी इंसान को अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम की और उस हवाले से सबने इसको बड़ा एप्रिशिएट किया और हम इस बात के लिए उन सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किए, क्वेश्चंस किए, एप्रिशिएट किया, उनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे कि फादर जी आपने क्वेश्चन किया कि कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी अवेयरनेस के हवाले से, प्री अवेयरनेस या प्रिपरेशंस। जब भी हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करने से पहले उसके यूजेस का हमें पता होना चाहिए एंड हाउ टू यूज़ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके हाउ टू यूज़ इट उसका हमें बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स की, जिसमें हम फेसबुक की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं। अब देखें ये बाकायदा एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर गई हैं ये सारी चीज़ें। यूट्यूब पे अच्छा खासा बिज़नेस होता है, जिनके मोर देन 1 मिलियन लाइक्स हैं, इवन इंस्टाग्राम पे भी। और अब तो टिकटॉकर्स जो हैं वो अच्छा खासा बिज़नेस कर रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं। तो हम जब ये देखते हैं कि आपको सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के साथ-साथ आपको बिज़नेस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा फ्लो जो है वो सोशल मीडिया के यूज़ के लिए सामने आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने एक्टिविटीज़ की बात की कि हम कर क्या-क्या सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि एक जो सोशल मीडिया टूल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर देयर आर मेनी फंक्शंस, मेनी लाइक उसकी उसकी जो यूज़ करने के जो तरीके हैं, जैसे आप स्टोरी डाल सकते हैं, आप एल्बम बना सकते हैं, यू कैन शेयर योर वीडियो, यू कैन शेयर योर फ़ोटो, कंटेंट शेयर कर सकते हैं। जैसे हम आज अपनी ये जो टॉक है ये ऑनलाइन फ़ेसबुक पे हम शेयर कर रहे हैं। सो ये भी एक उसकी एग्ज़ाम्पल ली जा सकती है। अब उसमें एक्टिविटीज़ की हमने बात की कि जैसे मेजर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इसको मैं जब लिस्ट डाउन कर रहा था तो उसमें जैसे सोशल नेटवर्किंग है, तो ये भी हमारा एक नेटवर्किंग का सिलसिला है। जैसे ईमेल्स करते हैं, वो भी एक है, ऑनलाइन टेक्स्ट करते हैं, थ्रू मैसेंजर करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो ये नेटवर्किंग हम करते हैं, सोशल नेटवर्किंग। ऑनलाइन बैंकिंग है, हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग होती है। इंटरनेट सर्फिंग होती है, इंटरनेट पे कुछ भी आपने रिसर्च करनी है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो आप उसको इंटरनेट गूगल करते हैं। ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन है, थ्रू ऑडियो एंड थ्रू वीडियो, जैसे हम वीडियो के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे आप जस्ट एक वॉइस थ्रू वॉइस आप कम्युनिकेट कर रहे हो। इसी तरह हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं कि एक सोशल मीडिया आपको बहुत बड़े लेवल पे एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करें, कितनी ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है इन दिनों में, जबकि लॉकडाउन है, कोविड-19 पेंडेमिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक वर्स्ट सिचुएशन है और इसमें बहुत ज़्यादा हम रुझान देखते हैं लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। और अगर हम इससे आगे देखें तो मैप डायरेक्शन है जिसको जीपीएस भी कहते हैं। आप ऑनलाइन मैपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मैप देख सकते हैं। गूगल मैप जैसे एक एग्जांपल है उसकी कि आप लाइव लोकेशंस किसी की ट्रेस कर सकते हैं, अपनी लाइव लोकेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन है और हम इंटरनेशनली इसका रुझान देखते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, बहुत दफ़ा हम इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हुई है, किसी की डेथ हो गई है खुदा ना ख़ास्ता, या किसी के बारे में भी कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता चलनी हो तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। इसी तरह मेडिकल असिस्टेंस है, इसके हवाले से मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँगा। मेडिकल असिस्टेंस के जैसे ही पाकिस्तान के अंदर 14 मार्च से जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है या कोरोना वायरस के केसेस सामने आना शुरू हुए, तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम था कि उन्होंने ऑनलाइन डॉक्टर्स प्रोवाइड किए कि आप ऑनलाइन कॉल करके
तो अपनी अपनी कंडीशन बता सकते हैं, अपने सिम्टम्स बता सकते हैं और उसके ऊपर आप ऑनलाइन डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस तरह अभी जैसे लोग बहुत खौफज़दा हैं, हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं या क्लिनिक पे जाने से डर रहे हैं, तो बहुत दफ़ा वो ऑनलाइन मेडिकल असिस्टेंस ले लेते हैं और घर पे बैठ के उस मेडिसिन को खा सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन गेम्स की हम बात करते हैं और ये हैं वो टोटल काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और इससे हट के और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये जो मैंने जिन एक्टिविटीज़ का ज़िक्र किया, ये पाकिस्तान के अंदर 10 टू 16% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ये एक परमानेंट यूज़र्स हैं इन सारी चीज़ों के, इन सारी चीज़ों को करते रहते हैं। और जब हम बात करते हैं कि जी सोशल मीडिया पे आप ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जब आप करते हैं, तो उसके उसके उसको करने के का जो सही तरीका है, लीगल तरीका है, उसको भी आप फ़ॉलो करते हैं और बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग उसका गलत तरीका जो है वो भी इन्वेंट भी करते हैं, किसी का गलत तरीका जो किसी ने इस्तेमाल किया हो, उसको फ़ॉलो भी करते हैं। तो उस हवाले से भी हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे साइबर क्राइम हैं, जो लोग कर सकते हैं और करते हैं। जैसे हम बात करें हैकिंग की, बहुत दफ़ा वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, बहुत दफ़ा आपके ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। ठीक है? और इसी तरह से हम देखें आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, जैसे मिस नादिया अभी बात कर रही थी कि जो अबाउट अस में हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा नाम होता है, हमारी एज होती है, या उसके हवाले से अगर हमने हमारी एजुकेशन के हवाले से कोई चीज़ डाली, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी इंसान उसको यूज़ करके जैसे गलत अकाउंट बना सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का मैसेज आता है कि सॉरी टू से मैं कुछ दिन फ़ेसबुक इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने रिकवर किया है, तो काइंडली ये मैं ही हूँ जिसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल इलियास, ये मैं ही बात कर रहा हूँ, ये मेरा ही मैसेज है और किसी ने हैक कर लिया था, मेरी आइडेंटिटी चोरी हो गई थी, तो अभी मैं उसको रिकवर कर चुका हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हम आइडेंटिटी थेफ्ट में डाल सकते हैं जो कि साइबर क्राइम है। इसी तरह साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है और फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड की लास्ट टाइम मैंने एक एग्ज़ाम्पल शेयर की थी कि फाइनेंशियल फ्रॉड में आपको एक बड़ी लंबी-चौड़ी ईमेल आती है और उसमें वो बताते हैं कि जी मैं किसी मेयर की बेटी हूँ या मैं किसी मिनिस्टर की बेटी हूँ, तो मेरे नाम पे बहुत बड़ी जायदाद है, तो इस तरह से आप मुझे हेल्प आउट करें। देन मैं आपको राइट्स दूँगी कि आप बहुत सारी जो अमाउंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो मैसेजेस आते हैं, जो ईमेल्स आती हैं, ये बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, सिर्फ़ आपसे पैसे हथियाने के लिए। इसी तरह हम डिजिटल पायरेसी की बात करते हैं और इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारे वायरसेस और वर्म्स भेजे जाते हैं जो जिनको वायरसेस कहा जाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसी तरह मेलियस जो मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा उसको मिसयूज़ किया जाता है। इसी तरह हम इंटेलेक्चुअल पोएट्री राइट्स की बात करें कि इंटेलेक्चुअल पोएट्री राइट्स ले लिए जाते हैं, बाद में उसको किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, एक अलमिया है बहुत बड़ा और इस हवाले से भी मनी लॉन्ड्रिंग एक एक साइबर क्राइम में आता है जो डिजिटल तरीके से या ऑनलाइन इसको किया जाता है। उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस अट्रैक्शन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म है, जैसे मैडम थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, मिस नादिया बात कर रही थी। तो इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म बोला जाता है इसको कि आप किसी को बाकायदा तौर पे थ्रेट करते हैं, बाकायदा तौर पे परेशान करते हैं और उसके उसके आप हो सकता है फेथ को की वजह से आप उसको थ्रेट कर रहे हो, उसके उसके मे बी कास्ट की वजह से, उसके कलर की वजह से आप उसको थ्रेट कर सकते हैं। तो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म टर्म और इस तरह से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक इनिशियली जो चीज़ें हम बेसिक चीज़ें अगर हम देखें, जी। तो मैंने 2 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं।
पहले तो ये कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आके एक्टिविटीज़ क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। उन एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ साइबर क्राइम क्या हो सकते हैं, या खुदा ना ख़ास्ता अगर आपकी इंटेंशन ऐसी है, तो आप किसी के साथ साइबर क्राइम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं लेटर ऑन उसकी किस तरह से आप रिपोर्ट फ़ाइल कर सकते हैं या कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। सो अभी तक जो फ़ादर जी ने जो क्वेश्चन किया था कि एक्टिविटीज़ क्या हैं और उसके अगेंस्ट साइबर क्राइम क्या हो सकता है, ये उसका आंसर था। सो थैंक यू वेरी मच। जी, जी, फैसल बहुत शुक्रिया और जो आज की गुफ्तगू जो है, जो डिस्कशन है वो सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के हवाले से की जा रही है और ये दूसरा हिस्सा है उसका। पहले हम इस पे एक प्रोग्राम कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया था और बहुत सारी बातें थी जो कुछ रह गई थी, तो उनको हम कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ नादिया हमीद साहिबा हैं जो कि एडवोकेट हैं और एनालिस्ट हैं, कानूनी माहिर हैं, वो तज्ज़िया नगारी करती हैं। फैसल इलियास हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ-साथ अमर माइकल है आज हमारे साथ जो कि कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। तो ये जो हमारे माहिरीन हैं ये अपने-अपने शोबा-जात में बड़े एक्सपर्ट हैं जो अपनी राय देते हैं और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की और साइबर क्राइम्स की, तो हम देखते हैं कि नित नए जो है वो तजर्बात हो रहे हैं और लोग जो हैं फ़िक्रमंद हैं कि किस तरह जो डेटा जो है उसको हैक कर लिया जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये एक ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद जो है वो अवेयरनेस है, आगाही देना कि किस तरह हम उन क्राइम्स की शरह को कम कर सकते हैं या हम विक्टिमाइज़ होने से बच सकते हैं। तो ये पर्पज़ है इस डिस्कशन का, इस प्रोग्राम को करने का। नाज़िया हमीद साहबा आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। जैसा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देखते हैं कि जो क्राइम्स हैं और ख़ास तौर पे साइबर क्राइम्स जो हैं, इनकी शरह जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें इज़ाफ़ा है। कोई एथिकल नॉर्म जो है उनकी केयर नहीं की जाती और मुख़्तलिफ़ लोग जो हैं वो तरह-तरह की जो वीडियोज़ जो हैं ख़ास तौर पे जो अपलोड करते हैं, ख़ास तौर पे ये बहुत ट्रेंड बन गया है, शायद आपने भी कुछ देखी होंगी जिनमें जो वायलेंस जो है ख़ास तौर पे बहुत दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस। कोई भी 2-3 बंदे किसी शख्स को मार रहे हैं और क्रॉस फायरिंग जो है उसके वाक़यात, किसी मरते हुए शख्स की वीडियोज़ दिखाना और इस तरह आप देखें जो एडवांस कल्चर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और ख़ास तौर पे जो क्राइम है उसको उस तरह नहीं दिखाया जाता मुआशरे में खुलेआम उसकी कोई हदूद है और अगर कोई ऐसी वीडियोज़ हों भी तो उनको वो ब्लर कर देते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई रोकथाम नहीं है। तो आप क्या देखती हैं कि ये कहाँ पे तक हम पहुँचेंगे? ये जो वायलेंस है ख़ास तौर पे जो तशद्दुद जो है, इसके वाक़या जो हैं आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं जो लोग इतने मज़बूत इरादे के मालिक नहीं होते, जो थोड़े दिल के होते हैं या हार्ट पेशेंट्स होते हैं, वो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये इसकी रोकथाम के लिए कुछ अखलाकी तजावीज़ हैं या जो लॉ जो है, जो हमारा जो है, जो पिछली बार भी आपने कहा था कि 2016 का एक एक्ट मौजूद है, तो वो कितना एक्टिव एक्ट है, उसपे कितना ज़्यादा काम आगे हो रहा है? तो ये थोड़ा-सा काइंडली इस बारे में बातचीत कीजिए। जी। सबसे पहले तो आपने डिस्कस किया कि इस पे 2 लॉज़ जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। एक तो पैमरा का लॉ आता है, क्योंकि पैमरा जो है इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा है, वो उसके लिए स्ट्रिक्टली मना है। और अभी हम बार-बार डिस्कस कर रहे हैं, जैसे फैसल उसको टर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म, लेकिन जो हमारे पास अगर हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 पढ़ें, तो उसके लिए डिफाइन किया गया है साइबर टेररिज्म। तो ये उसके अंदर भी आता है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इत्तेशाल लोगों में पैदा करे, उनके जज़्बात को हिट करे, तो पैमरा के पास तो ऑलरेडी राइट है कि वो उस जो भी वो ट्रांसमिट कर रहा है उसको होल्ड कर दे, उसके खिलाफ लीगल एक्टिविटी करे, सेंसर बोर्ड अवेलेबल है, वो सारा कुछ है। लेकिन यहाँ के ऊपर जो है आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई रेगुलेशंस बन रही हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। सिर्फ़ ये है कि स ये एफआईए जो है वो एक्शन लेता है। जब भी उनकी नज़रों से ये चीज़ गुज़रती है, लोग और रिपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोग रिपोर्ट करें। इस वज़ह से मैंने वो शुरू में ज़िक्र किया कि फ़ेसबुक के ओनर के ऊपर केस हुआ था कि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो बगैर ऑथॉरिटी के
वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इस तरह की वीडियोज़ हो गए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आजकल मुख्तलिफ ऐप बने हुए हैं वीडियो बनाने के। उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक दे देते हैं, पिक्चर्स दे देते हैं। उसके ऊपर भी अगर आप खुद चेक करें, आपके अपना जो है वो सोशल मीडिया टूल्स को अगर अपडेट करते रहते हैं, तो उसके ऊपर वार्निंग आ जाती है कि फलाँ-फलाँ वीडियो जो आपने बनाई है, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, ये किसी और को कॉपीराइट है। इस वजह से हम इस वीडियो को जो सॉन्ग है या कुछ और है डिस्प्ले, वो कुछ मिनट के लिए म्यूट कर रहे हैं। काइंडली आप उससे प्रॉपर वो लें, परमिशन लें, तो फिर इसको ट्रांसमिट करें, क्योंकि ये आपका लीगल राइट नहीं है। ये अब आना शुरू हो गया हुआ है। फेसबुक के ऊपर से प्रॉपर ईमेल आती है। जहाँ पे साइबर क्राइम के अंदर वो ले जाएँ, साइबर टेररिज़्म के अंदर जैसे मैंने बताया था कि 14 इयर्स इसकी सज़ा है और तकरीबन इसके ऊपर जो फाइन उन्होंने लगाया हुआ है, जो इम्पोज़ होता है, 50 मिलियन रुपीज़ है। तो वो अगर हम लोग अवेयर हों कि ये चीज़ें गलत है, इवन कि अभी तो वो उसके ऊपर ब्लर करने की बजाय उसके ऊपर एक एक आइकन आ जाता है, ब्लॉक है कि वो सारे ईज़िली एक्सेसेस नहीं कर सकते। जिसने देखना हो, तो वो देख सकता है। आजकल मैं देख रही हूँ और जिससे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अनॉयड होती हूँ। एक इंसिडेंट हुआ लाहौर में एक क्रिश्चियन बच्चे के साथ उसको तशद्दुद किया गया है। लेकिन उस बच्चे की वीडियो जो है, उसकी बॉडी को इस तरह एक्सपोज़ किया जा रहा है, हम बगैर सोचे-समझे हम अपनी अख़लाक़ी इक़्तिदार को भूल चुके हुए हैं कि उस बच्चे की बॉडी जो है, बाइबल कहती है तुम्हारा जिस्म जो है वो खुदा की हैकल है। तो क्या उस बच्चे को हम ये तो बोल रहे हैं, ये सारी जगह शोर मचा रहे हैं जी, वो बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई, ज़्यादती हो गई। तो क्या आप उसकी हैकल जो खुदा कहता है कि तुम्हारा जिस्म मेरी हैकल है, तो उस हैकल को बेपर्दा नहीं कर रहे, लोगों के अंदर इंतशार फैला रहे हैं और उस बच्चे के ऊपर जगह-जगह हुआ है। हाँ, आप उसको जहाँ पे ज़रूरी है, पुलिस रिपोर्ट करते वक़्त उसका मेडिकल एग्ज़ामिन होगा, वो सारी चीज़ें लग जाएगी। लोगों को दिखा के उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं मानती और मैं नहीं समझती कि ये बच्चा आगे बढ़ना नहीं होना, या तो इसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल भी नहीं खत्म होनी, आगे उसकी ज़िंदगी चलनी है और ये सारी ज़िंदगी उसके फेस के साथ वो चीज़ा स्टिग्मा रहेगा कि ये वही बच्चा ना, जिसके फलाँ-फलाँ टाइम पे ये हुआ था। तो हम एथिकल नॉर्म्स के साथ उसको मेंटली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वो सारी उम्र के लिए आप उसका घर से निकलना बंद कर रहे हैं। आप उसकी फैमिली का बिल्कुल वो कहते हैं ना, मेरी ज़ुबान में अगर उसको बहुत ही वो कहते हैं ना हार्श वर्ड्स में बोलूँ, तो उसको और उसकी फैमिली को नंगा कर दिया आप लोगों ने दुनिया के सामने। इसी तरह हमारे यहाँ केसेस चल रहे हैं फीमेल्स की कन्वर्जन के, या उनके साथ कोई रेप हो जाता है, तो हम उस फैमिली को बहुत फ़ोकस करते हैं, वो ख़ास तौर पे उस बच्ची को, क्या आपके साथ क्या हुआ था? हम तो अपनी तरफ से अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन हम उस बंदे की या उस बीबी की, उस पर्सन की और उस पूरी फैमिली की इज़्ज़त को ख़राब कर रहे हैं। हमें बगैर सोचे-समझे सिर्फ़ अपने आप की सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के क्यों पहले इससे पहले केसेस नहीं होते थे? सारा कुछ होता था, लेकिन तरीका बयान करने का फ़र्क होता था। मेरे ख़्याल में जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है कैथलिक बैकग्राउंड से हुई है और कैथलिक इदारों में पढ़ी, वो किसी के साथ भी मसला-मसाइल होते थे, वो के सारे मिल के कम्युनिटी उनका वो करती है, मदद करती है। लेकिन इस तरह उसको बिल्कुल एक नुमाइश की चीज़ बना देना, मेरे ख़्याल में तो ये हम लोगों की खुद की भी अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हुई हैं कि हम अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए अगले बंदे की ज़िंदगी ख़राब करें। लॉ अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि लोग उस टाइम पे क्योंकि विक्टिमाइज़ जो हो जाते हैं, हमारी कम्युनिटी में लोग इस तरह के बैकग्राउंड के विक्टिमाइज़ होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे होते और वो फिर उनकी उस मजबूरी को फाइनेंशियल कमज़ोरी होने की वजह से उनको पैसों का लालच दे-दे के उनकी हर जगह पे रिपोर्टिंग की जाती है। फेसबुक के ऊपर आप देख लें, तो वो एक जो पर्सन जो विक्टिमाइज़ हो गया है, कोई ऐसा फेसबुक का पेज नहीं होगा जिसने उसको शेयर नहीं किया होगा और अल्फ़ाज़ आपके वो ज़मीन पे बैठे-बैठे आसमान को नीचे ले आने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उसकी बेहतरी के लिए सारा काम कर रहे हैं? मेरे लिए तो वो काफ़ी तकलीफ़ भी होता है, लेकिन ये है कि समझा सकती हूँ मैं सबको, लेकिन ये है कि मैं उनको डंडा पकड़ के अभी तंबी करने वाला मेरे ख़्याल में वक़्त नहीं है कि लोगों को खुद भी कुछ समझना चाहिए। क्या मेरा सिर्फ़ एक क्वेश्चन है, क्या आपके घर के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी किसी फीमेल के साथ या बच्चे के साथ,
क्या आप उसको ढिंढोरा पीटेंगे गली-गली में जाके? वही जो नुमाइंदे हैं, जो घर कर रहे होते हैं, वो अपनी फैमिली का वो इश्यू नहीं उस तरह लेके आएँगे। सिर्फ़ ये है कि वो लोगों की जो वो तशरीह कर रहे होते हैं, जिससे उनको फ़ायदे हो रहे होते हैं। कि फ़ायदे ले मैं नहीं कहती कि फ़ायदा ना लें, लें क्योंकि लेकिन ये है कि उसको एक प्रॉपर पैटर्न के ऊपर लेके चलें। कहीं पे भी किसी भी मुल्क का लॉ जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। पर्सनल राइट, पर्सनल डिग्निटी को अफ़ेक्ट करना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी प्रोटेक्टेड है, किसी भी जगह पे। तो खुदारा आप अपने आप को अच्छे कामों के लिए, फलाही कामों के लिए सामने ज़रूर लेके आएँ, लेकिन लोगों का बेड़ा गर्क ना करें उनकी ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी। जी नाज़िया, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जी, जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान का भी शुमार होता है, तो इनके मसाइल बिल्कुल थोड़ा हट के मसाइल हैं, जिसका साइबर क्राइम की बात आ रही है। तो ये जो एक तो हमारे जो फ़ेसबुक की ये लीडर या हमदर्दियाँ लेते हैं, वो सारा कुछ जब हम सहाफ़त में थे, तो हमें ये रूल्स थे कि क्या चीज़ आप दिखा सकते हो, बम ब्लास्ट नहीं दिखा सकते उनके। ये बिल्कुल, सारी जितना आपने ज़बरदस्त बात की, तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे जो केसेस सामने आते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, ख़ुसूसन जवान बच्चियों का वो फ़ेसबुक से की वजह से ऐसी इन्वॉल्व होती हैं कि वो जो लवर कह रहे हैं उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता और वो उस चुंगल में फँस के रह जाती हैं। उनको ये नॉलेज कोई नहीं होती कि वो कैसे इस इससे बचें और कई दफ़ा उस जज़्बात की रोह में बह के वो निकल जाती हैं, लाइन से निकल जाती हैं। तो ऐसा अगर छोटे मुल्कों को मतलब उस सतह पे मेंटली अप्रोच मैं फिर कहूँगा कि ऐसी जो है वो ज़रूरत है यूथ को भी करने की अप्रोच आप ख़ुसूसन हम बहुत खुश हैं, आप बहुत ज़बरदस्त काम भी करते हैं, तो दुआएँ भी बड़ी सारी लोगों की आपके साथ भी हैं, अभी भी बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो जवान लड़कियाँ हैं, इनको आप थोड़ा मैसेज अगर दें कि ये तरीका आपका है कि आप इस तरीके से जो आप इन्वॉल्व हो गई या इस तरह आ रही हो इस फ़ोर्स कन्वर्जन में या जबरन तब्दीली मज़हब और निकाह और बहुत सारे इस तरह से उसके पीछे बहुत सारा ये आपका सोशल मीडिया भी आके इस तरह आया हुआ है। तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ा बात करें कि ये जो किस तरह से आप जो स्पेशल लड़कियों के लिए मैसेज कैसे देंगे कि अगर आप इस सूरत-ए-हाल से आपको फेस करनी पड़ती है, तो आप कैसे कैसे मदद लेंगी किसी से या कैसे आप रिपोर्ट करेंगी? बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये बात मेरी लंबी होती जा रही है कि बाज़ जी, औक़ात है कि जहाँ पे आप रिपोर्ट करते हो, वो ही आपको ब्लैकमेल कर देते हैं। बड़ा खौफ़ बताता है, जिस तरह से पहले आया था जो डोमेस्टिक वायलेंस पे आया था कि लेडीज़ जो है वो रिपोर्ट कर सकती हैं अगर उसका मियाँ करता है और वो डर से करती नहीं थी, वो बड़ा एक ऐसा है जुर्म में मतलब एक जो मशरकी औरत है, बड़ी हया वाली है कि उसको फिर भी नुकसान उसी को ही होता है। अब ये थोड़ा-सा आप मुख्तसरन बताएँ कि ऐसी लड़कियों को जो फेस करती हैं, वो उनको क्या कैसे करना चाहिए? पिछली दफ़ा भी हमने हेल्पलाइन उनको बताई हुँ, थी कि हुँ, आप ये साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ईमेल भी हुँ, कर सकते हैं। अभी हुँ, तो सिटीज़न पोर्टल के नाम से जो हमारी गवर्नमेंट ने एक हुँ, ऐप मुतारिफ करवाया हुआ, उसके ऊपर हैरेसमेंट के ऊपर या कभी हुँ, साइबर क्राइम है या किसी भी इदारे से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे आप घर पे काम करने वाली हैं, किसी दफ्तर में काम करने वाली हैं या किसी भी जगह पे इससे ताल्लुक हुँ, रखते जी, हैं, आप उसके ऊपर अपनी कंप्लेन करें। आपको तकरीबन 48 आवर्स के अंदर-अंदर कॉन्टैक्ट किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक्सेस इन चीज़ों की ना हो, कि आप फ़ौरन उस पे ना कर सकें, लेकिन वो ये है कि ये वो चीज़ें हैं ये जो जो उनकी डायरेक्ट वेबसाइट है, इनके ऊपर आप एफआईए की उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सेफ रखते हैं। अब मेरी बात हो रही थी तो 90% जो केसेज़ आ रहे हैं वो फीमेल से ही रिलेटेड आ रहे हैं कि उनको जो है वो साइबर क्राइम हो रहा है उनके साथ, उनकी डिग्निटी अफ़ेक्ट हो रही है। पहले तो आपको पता है कि वो सारे
हमारे यहाँ वो तारीफ जो है वो जो शहद का वो चम्मच टटाया जाता है, वो बाद में जो आके अंदर ज़हर बन जाता है। तो उसके वो ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन जो अनऑथराइज़ आपको कॉल कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आप फ़ौरन सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है ब्लॉक करने की। व्हाट्सऐप के अंदर अवेलेबल है, यूट्यूब वो सॉरी इसके ऊपर यूट्यूब के अंदर भी अगर आप देख रहे हैं कि आपकी पसंद की वीडियोज़ नहीं आ रही, आप वो कंप्लेन कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं कि हमें कंटेंट नहीं चाहिए। फेसबुक के अंदर उस पर्सन को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं और साथ में आपको ऑप्शन दी जाती है, आपकी वॉल के ऊपर जो आपके फ्रेंड्स या कोई ऐड आ रहा है, क्या वो आपको पसंद है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसको एज़ इट इज़ ही चले देना चाहते हैं, तो वो चलता रहेगा। अदरवाइज़ उस की कंप्लेन की जा सकती है, उसको रिपोर्ट करके, उसको ब्लॉक करके, तो वो जो आप इन फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का टूल है, उसकी जो पीछे से उसको ऑपरेटर है या उसके ओनर हैं, वो फ़ौरन इमीडिएटली उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको वार्निंग दे देते हैं कि आप इस पर्सन को गैर इख़लाक़ी मवाद ना भेजा जाए। और जहाँ तक लड़कियों की बात है, तो वो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वो हम लोग काम नहीं है, आपके पेरेंट्स का काम है, आपकी बेटी को आपने इतना मजबूत करना है। अब मेरे घर में मेरी छोटी सिस्टर्स हैं, जो मेरे साथ डिस्कस करती रहती है कि भई इस तरह का किसी ने मुझे मैसेज किया है, तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर देती हूँ कि इसका जवाब इस तरह दे दो, नहीं पसंद आ रही बात को ब्लॉक कर दो। मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरे से डिस्कस कर लेती हैं ऑफ़िशियली भी कि मीन ये मेरी ऑफ़िस में मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही तो हमें इसका क्या है कि रिड्रेस करना है, हमें उसको बेहतर रास्ता देना है। अगर हम वो पाकिस्तानी मुआशरे के मुताबिक उसको दबाते रहेंगे, तो वो एक है ना ज़ख्म बन जाएगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो नासूर बन जाएगा। तो ये फ़ोर्स कन्वर्जन है बेसिकली हमने अपने लोगों को दबाने की, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दबा-दबा के वो जो ज़ख्म है ना हमारा, जो शुरू में एक कट लगता है, हम उसको नासूर बना बना देते हैं, जिसकी वज़ह से वो जिस्म का हिस्सा काटना पड़ता है। फैमिली को वो उसको डिसोन कर देने पड़ता है। हालाँकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वज़ह से लोग जो है वो उस बच्चे की तरफ परस्यू भी नहीं करते। आखिर में उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये वही हमारी बेटियाँ होती हैं, जो घरों में बड़े नाज़ों से पली होती हैं, घर में वो बेड से उतर के काम करना पसंद नहीं करती। वो कहती हैं कि माँ ही मुझे सारा करके दे और बाद में जाके लोगों के घरों में कन्वर्जन के बाद ऐसे-ऐसे काम करती हैं कि जो उनकी ज़ात के लिए भी मुनाफ़ी होते हैं और देखने वालों की जो माँ-बाप हैं या उसके जानने वाले हैं, वो कि तमस्खर भी उड़ाते हैं, लेकिन ये है कि उनकी रूह भी काँपती है। तो हमें खुद भी एक मैं इसके ऊपर कहूँगी हमारी फैमिलीज़ के साथ, हमारे चर्चेज़ के साथ, हमारे लीडरों को मिलके काम करना होगा, हमारे सोशल एक्टिविस्ट को, कि हम इसके ऊपर एज़ मच एज़ पॉसिबल जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि हर एक एटलीस्ट दरवाज़ा तो खड़काया जाए ना, इन टूल्स को यूज़ करते हुए, इन सोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हुए। फिर भी कोई चला जाता है, तो वो फिर अफ़सोस है, क्योंकि हमने अपनी ज़िम्मेदारी तो निभाने की कोशिश की। बाकी खुदा बेहतर जानते हैं क्योंकि हमारा काम है सिर्फ़ बताना। अभी मैं आई मीन जब बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो हमें यूना नबी की एक स्टोरी है, हम लोग बहुत 3 दिन वो मछली के पे 3 दिन और रात मछली के पेट में रहे और बाद में हम लोग ये तो ज़िक्र कर देते हैं, लेकिन खुदा ने जो उनको मैसेज दे के भेजा था, वो उससे भाग रहे थे। वो बाद में जाके उस ननवा में जाके उन्होंने वो उस चीज़ की मुनादी की तो वो चेंज हो गए। उठा-तोड़ के अपने आप को चेंज किया और खुदा से माफ़ी माँगी जिसकी वज़ह से खुदा का दिल जो है वो चेंज हो गया और माफ़ कर दिया। तो यूना नबी ने बाद में कंप्लेन की कि ऐ खुदा कि तूने ऐसा क्यों किया? मुझे मैं पहले नहीं आना चाह रहा था, तुमने मुझे भेज दिया। तो ये देखो तुमने कहा था वो वैसा क्यों नहीं किया? तो खुदा ने कहा था तुम्हें मैंने भेजा था कि शायद मैं तेरी बात सुन के ये चेंज हो जाए। तो हमें भी अब यूना नबी वाला काम करना है, हर सतह पे रह के मैसेज दिया जाए, इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, ताकि जानें बचाई जा सकें। तो वो वाला काम हमें करना है, हमें ये नहीं देखना कि वो कितने लोग जो हैं वो फल लाते हैं। हमें देखना है एक भी अगर जान सेव हो गई, तो खुदा जो है उससे राज़ी भी होगा और हमारे अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है माशी तौर पे, वो भी बेहतरी की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अब इसको स्पेसिफ़ाई नहीं किया जा सकता कि 16-17 साल की या 9 साल की या 8 साल की बच्ची को इमोशनली या मेंटली तौर पे उनके स्टेबल ना होने की वज़ह से, स्ट्रॉन्ग ना होने की वज़ह से गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेज़ भी देखने में आ रहे हैं जहाँ पे
आप देख लें कि 35-40 या 50 के नज़दीक जो फीमेल पहुँच रही हैं, मेल पहुँचे, उनको भी वर्गलाया जा रहा है। मैं नहीं कहती कि पसंद की शादी ना करें, करें, लेकिन आप देखें कि हमारे मज़हब में भी लोग हैं और मैं साथ में रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से भी कि भई देखें कि अगर आपके बच्चा या बच्ची इस तरह की बात लेके आए हैं कि फलाँ-फलाँ बंदा मुझे पसंद है, आप उसकी फैमिली को जाँचें, परखें। बेहतर है कि वो दूसरी जगह पे जाएगी, तो आपके लिए मुसीबत बने, अपनी कम्युनिटी में भी लोग हैं, उनके साथ अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग खैर तो उसको खैर मकदम करें। हो सकता है कि वो उतना उस टाइम पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आपका चाहिए कि उसको रास्ते प्रोवाइड कर दें। आप अपनी बच्ची को भी गाइड करें कि भई हमें आपको दोनों तरीके से चलना है। अगर आपके पास हालात जैसे आपको घर में नसीब हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आगे मिले। मैं अपनी फैमिली की स्टोरी बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी, तो हमारे मामू थे या नाना उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई थी, कि इंसान की ज़िंदगी में हालात एक आते हैं कि आपने जो अच्छा टाइम देखा है, एक दफ़ा मुश्किलात भी आती हैं, वो आज़माइशें आती हैं। तो उसके लिए आपने अपनी मेल को भी तैयार करना है और फीमेल को भी तैयार करना है कि उससे आज़माइशों से किस तरह निपटा जाए। ये अगर आपको बता देंगे जैसे हम फैंटेसी देखते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि लड़की की शादी हो रही है, वो इस तरह घूमने जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो फैंटेसाइज़ ना किया जाए। उनको रियलिटी की तरफ भी रियलिटी चेक दिया जाए, ताकि आपके अंदर हिम्मत पैदा हो। जब आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी तो आप हर तरीके के हालात से लड़ना सीखेंगे। सपोज़ अगर एक बंदा जो है उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो घर का खर्च ही चला सके और आपको इतनी लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं दे सकता फ़िल्मों वाली या ड्रामों वाली, तो आप उसको गाइड करें कि बेटा ये तुम खुद भी ये मेहनत करके कर सकती हो। उसके लिए आपको एजुकेशन जो है वो माँ-बाप को चाहिए कि अपनी बच्ची या बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो काम सीखे। साथ में मैं हमेशा ज़ोर भी देती हूँ कि एजुकेशन और साथ में स्किल वर्क कि आप उसको एक हुनर कि वो साथ में एक काम अपना भी कर सके जिससे वो अपने आप को मुआशी तौर पे मजबूत करे, ना कि वो उसको किसी और की तरफ देखना पड़े और फिर गलत तरीके से वो आगे बढ़े और मुश्किलात का सामना करे। बहुत सारी दुआएँ जो हैं वो लोगों ने आपको दी हैं और हमारी भी दुआएँ आपके साथ हैं कि खुदा थैंक जो है आपको ज़बरदस्त बातें करने पे और जो आपने बात की और जो काम कर रही हैं, ग्रेट इट्स अ ग्रेट वर्क। तो थैंक यू। जी फादर। थैंक यू प्रिंसेस साहब। जी नादिया साहबा बहुत शुक्रिया बहुत सारी खूबसूरत आपने बातें की और हम बढ़ते हैं जनाब आमिर माइकल साहब की तरफ जो हमारे साथ हैं। आमिर जैसे आपने देखा कि नादिया साहबा ने भी बात की इसकी जो सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ्स जो हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, किस तरह इसको यूटिलाइज़ करते हैं। और फैसल अल-यास ने इशारा किया इसकी तरफ कि ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया जो है ये एक एक तरह का इनकम इनकम जनरेशन का एक सोर्स भी बन गया कि बहुत सारे लोग जो यस हैं फ़र्क-फ़र्क वीडियोज़ बनाते हैं जी जिससे जब लोगों की तादाद ज़्यादा उनको देखती है तो फिर उनके लिए इनकम बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस दौड़ में कि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा लाइक की जाए, वो जो एथिकल नॉर्म्स हैं उसको ख़ातिर में नहीं लाते। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अपलोड करते हैं जी जो कि शायद एंटरटेन के नाम पे लोगों की तज़लील हो सकती है। उसमें हम देखेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उनकी वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं। जी छोटे बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात जो हैं, हैरेसमेंट के वाक़यात, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि जैसे नादिया भी कह रही थी कि जो जिस्म है इंसान का वो पाक-रूह की हैकल है, खुदा की हैकल है, तो उसकी इस तरह से इंसल्ट करना और अपने फ़ायदे के लिए कि मेरी वीडियो जो है ये पॉपुलर हो या वायरल हो, तो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करना। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये बात तो बड़ी खूबसूरत है और मेरे ख्याल से वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि इंटरनेट इन इटसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग इट्स एंटायरली अप टू यू अगर आपके पास अगर आप सोशली इतने अवेयर हैं अगर आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हैं आपको पता है कि आपकी एक हरकत से इसके रिपल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं किसी कम्युनिटी या किसी फर्द के ऊपर so I think you may not end up, you know, in a tough situation at any point. Or given the opportunity, जिस तरह से internet है, as I said earlier, when we go to internet, it's www, what means World Wide Web.
you're connected with the world, with people of different educational background, with people with different mentality altogether, a different thought process. तो उसमें आपकी intentions actually determine करती हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं. जैसे say for example, मुझे अगर ऑफिस जाना है तो मैं किसी तरह से ट्रैक हो सकता हूँ, मैं गूगल पे ट्रैक हो सकता हूँ, मैं अपने गाड़ी में जब मैं टायर के उससे भी ट्रैक हो सकता हूँ. इसी तरह से डिजिटल मीडिया है जो जहाँ आपकी प्रेफरेंसेस हैं. से फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब के यूजर हैं, एंड यूजर हैं, आपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो ज्यादातर इंटरनेट यूज करते हैं. तो जहां जहां जिस जिस तरह की वीडियोस पे आप क्लिक करेंगे उसी तरह की जो आपकी जो कैशे मेमोरी में वही चीजें फीड होती जाएंगी जो आपकी प्रेफरेंसेस डिफाइन करेंगी, जो आपकी एक वेब प्रोफाइल सामने लेकर आएगी. एंड और उसी ही आपकी प्रेफरेंसेस ही की बेस के ऊपर आपको मजीद चीजें आगे ऑफर की जाएंगी. नाउ से फॉर एग्जांपल अगर मेरा मेरा रुझान मजहबी अमूर में ज्यादा है तो मैं जब फेसबुक या किसी भी अपने सोशल मीडियम पे जाऊंगा तो मुझे और सजेशंस आएंगे, मुझे और लोग मिलेंगे या कंपनीज मिलेंगी जो उसी शौक से वाबस्ता है वन वे और दी अदर. तो कहने का मकसद मैं नादिया से 100% और इलियास भाई से भी एग्जैक्टली एग्री करूंगा इस चीज पे कि जो कंट्रोल है एट द एंड ऑफ द डे इट्स एंटायरली अप टू यू. और अगर हम इसके कंट्रोल्स की या चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं तो वी मे हैव टू स्टार्ट विद द पेरेंटल कंट्रोल. अपने पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि अगर जैसे कोई बाप अपने बच्चे को मोटर बाइक लेकर देता है खुशी में कि चलो उसने मैट्रिक पास करके वकील मार लिया, तो उसकी प्रोस एंड कॉन्स उसको पता है कि बाइक इज नॉट अ वेरी सेफ राइड, एंड गिवन द एज एंड द एनर्जी लेवल दिस किड हैज, इट्स नॉट अ गुड मैच. तो एज आई सेड फ्रॉम द वेरी अपर साइड, पेरेंट्स की साइड से हमें उस एक नई सोच को डेवलप करना है, क्योंकि इंटरनेट तो है, इट्स देयर, इट हैज एक्सेस टू एवरीथिंग, इट हैज एक्सेस टू whatever you can think of. I mean, वो कोई चीज इसमें ढकी छुपी नहीं है. तो अगर पेरेंट्स की तरफ से चेक्स एंड बैलेंसेस इंप्लीमेंट होंगे तो we can be in a very good situation. As I said previously, मैंने जहाँ अपनी डिस्कशन को लास्ट टाइम खत्म किया था कि 3 मेजर्स होने चाहिए हमारे पास कि हमें इंटरनेट की जरूरत क्या है, हमें इंटरनेट को समझना है कि क्या और हमें उसकी जरूरत क्या है. अब देखें, एजुकेशन है, पर्सनल डेवलपमेंट है, एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, मूवीज है, जॉब्स है, करियर्स है, बिजनेस है, मार्केटिंग है, नॉन प्रॉफिट्स है, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, न्यूज, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म. यानी दुनिया की आप कोई भी चीज उठा लें, रैंडम कोई ख्याल भी आपके जहन में आ रहा हो ना, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो उस पे भी आपको 1000 लिंक्स मिल जाएंगे. दे विल गिव यू आइडियाज टू थिंक, ट्रस्ट मी. तो आई मीन, given the opportunity, the access to the kind of information we have, it's very important for us, it's very vital for our parents or जो guardians हैं, जो इन किसी भी तरह से चेक एंड बैलेंस को किसी तरह से इम्प्लीमेंट या चेक कर सकते हैं. we need to start educating them. इसके लिए हम बड़े मजेदार, I mean, आपका चैनल can be a great resource. I don't know, maybe form a program जिसमें IT से related discussions हो, जिसमें आप tutorials बता सकें. अब पिछली दफा नादिया ने पिछले प्रोग्राम में बहुत अच्छा जिक्र किया था कि अपने ब्राउजर की स्क्रीन में जाकर फैसल, जैसा हम बात कर रहे थे जो क्राइम्स हैं सोशल मीडिया पे, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला जो है जो आम लोगों के लिए होता है वो होता है कि किस तरह उसको रिपोर्ट किया जाए जो क्राइम जो है हो रहा है. कुछ बातों की तरफ नादिया साहिबा ने इशारा किया कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और उन्होंने फिर कहा कि जो पाकिस्तान में जो लॉ है वो एक्टिव है, जो FIA उसको राब्ता कर सकते हैं इस तरह. तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, और ख़ासतौर पे जैसे उन्होंने कहा नादिया साहिबा ने कि बहुत सारे लोग जो है वो खामोश हो जाते हैं. उनके साथ क्राइम होता है तो वो खामोश हो जाते हैं, या वो समझते हैं कि शायद मुझे इसकी रिपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, या वो समझते हैं कि मेरी अपनी बदनामी होगी, या वो पता नहीं क्या समझते हैं. लेकिन मैं समझता हूँ कि रिपोर्टिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो आप इस हवाले से जो क्राइम्स फ़र्क-फ़र्क लोगों के साथ होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी.
मेरे ख्याल में एक स्टेटमेंट हम सुनते रहे हैं और वो ये है कि ज़ुल्म तब तक होता रहता है जब तक हम उसको बर्दाश्त करते रहते हैं और मेरे ख्याल में अगर हमने ज़ुल्म को रोकना है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें अरबों के करीब लोग हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस टूल और इसके हवाले से अगर हम देखें तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस जो अभी भी अदालत में चल रहे हैं और बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती हिस्सा डिस्टर्ब रहता है इस सोशल मीडिया की वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम एक प्रिकॉशंस वाला जो एक डिफेंसिव तरीका है सोशल मीडिया को यूज़ करने का, जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं, तो डेफ़िनेटली कोई भी हमें साइबर क्राइम का शिकार बना सकता है। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर ये ख़वातीन के साथ और जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर खुदा ना ख़ास्ता आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, जैसे हम बात करते हैं कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रेट है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, अपनी जॉब्स को लेके अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बढ़ रही है और हम अगर देखें तो ओवरऑल एक फ़िज़ा के अंदर टेंशन है, जिसकी वज़ह से कोई छोटी-सी बात भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। और मेरे ख़्याल में एक जैसे दुनिया एक हाथ का छाला बन गया है, ठीक है? कि हर हर बंदा परेशान है कि जॉब्स के हवाले से, ओवरऑल जो मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं और जो नंबर ऑफ केसेज़ जैसे अमेरिका में हमने देखा कि कुछ दिन पहले ये खबर आई कि जो पहले थोड़ा उसकी रेशो कम हो रही थी केसेज़ की, बढ़ने की रेशो कम हो रही थी, लेकिन फिर से कुछ एरियाज़ में रेशो बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल एक टेंशन की फ़िज़ा है और इस फ़िज़ा में इस टेंशन की फ़िज़ा में जब आप किसी को मेंटली टॉर्चर करते हैं या सोशल मीडिया पे तंग करते हैं, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन बन सकती है। खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी के साथ कोई इश्यू होता है, तो सबसे पहले जैसे मिस नादिया ने कहा कि ब्लॉक करना चाहिए ताकि फ़र्दर आपको कोई इस तरह के मैसेजेस ना मिलें। ये तो इनिशियल स्टेप है उस चीज़ को रोकने। उसके बाद आप उस सारे जो भी आपके साथ मामला हुआ है, कोई आपको मैसेजेस कर रहा है, कोई आपको फ़ोटोज़ भेज रहा है या कोई अनएथिकल वीडियोज़ सेंड कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें जिनका आप स्क्रीनशॉट्स लेके उसका सबूत आप अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं एंड देन 9911 पे कॉल करें और इनिशियली उसको रिपोर्ट करें, एक कंप्लेंट करें, ताकि वो आपका एक डेटा जनरेट हो जाए कि आपने फ़लाँ दिन, फ़लाँ टाइम पे ये हमें रिपोर्ट किया था, जिस तरह से हम 15 को इनिशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो जब आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है थ्रू ईमेल भी आप अपने वो सारे जो सबूत हैं, जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं या जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं या जो वीडियोज़ आपको रिसीव हो रही हैं, यू कैन सेंड ऑल दीज़ प्रूफ्स और क्लूज़ जो हैं आपके पास हैं, वो आप सारे थ्रू ईमेल उसको एफआईए को भेज सकते हैं। और जब आप सारा डेटा एफआईओ पे भेजेंगे, तो डेफ़िनेटली फिर आप आपका जो करीबी ऑफ़िस है, वहाँ जाके पर्सनली आप उसको हैंड रिटन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि उसके अंदर आप अपनी सारी जो भी आपके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी मामलात हैं, उन सबको उस फ़ॉर्म के अंदर लिखेंगे और वो जो आपका 5th स्टेप है इसको रिपोर्ट करने का, वो आपको रिकॉर्ड में रख लेंगे और बाकायदा उसकी जो है वो उसको फ़ॉलो-अप उसका शुरू हो जाएगा। एक काइंड ऑफ एफबीआर यू कैन से जो एफआईए का अदारा है, वो उसको फिर बाकायदा तौर पे फ़ॉलो-अप करेगा और उसको जो भी उसका मुजरिम है, उसको पकड़ेगा। तो इस तरह से आप इस सारे मसले में से निकल सकते हैं। ये तो है एक लीगल प्रोसेस जो जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हैं और मेरे ख़्याल में इससे हट के अगर हम जैसे मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि आप क्राइम करने के बाद जो उसका लीगल प्रोसीजर है, उस सारे में जाने के बाद आपको पनिशमेंट मिले, यू विल बी इन प्रिज़न। इन सारी चीज़ों को होने से पहले, जो मैं समझता हूँ बीइंग सोशल एक्टिविस्ट मेरी जो जॉब है, मेरा जो काम है वो ये है कि इस सारे हालात को पहुँचने से पहले
आप सोसाइटी को आगाह करें, अवेयरनेस दें कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपके साथ फिर ये होगा, जिसको हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहते हैं। जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर किसी को एक उसका वाइज, उसका लीगल यूज करने का हक है, और आप किसी का हक छीन नहीं सकते कि आप उसकी फोटोज का मिसयूज करें, आप उसके कंटेंट को मिसयूज करें, उसकी आइडेंटिटी को मिसयूज करें। इसी तरह जिस तरह हर एक बेसिक राइट है कि हर इंसान को आज़ादी के साथ जिंदा रहने का हक है, इसी तरह हर इंसान को आज़ादी के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का हक है। यू कैन नॉट अप्लाई लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज, आप किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। सो सोशल एक्टिविस्ट होते हुए आई वुड सजेस्ट कि जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, मैं उन सबके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम क्राइम करें, कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट करे, हमें एफआईए पकड़े, हमारे खिलाफ चार्जेस जाएं, हमें प्रिजन में डाला जाए, इन सारी चीज़ों से, इन सारी मुश्किलात से बचने से पहले मैं प्रिकॉशनरी और डिफेंसिव तरीका सबके लिए उसकी सजेशन देना चाहूँगा कि हम लोग अपने अपने एथिकल नॉर्म्स को देखते हुए, अपने अपने अच्छे किरदार को बिल्डअप करते हुए हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। और अगर हम फेयरली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में, जैसे आमिर साहब कह रहे थे कि जहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ है, जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मिसयूजेस हैं, वहाँ पे बहुत सारी सोशल मीडिया की पॉजिटिविटीज भी हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ, अगर आप उसको लिस्ट डाउन करें तो मेरे ख्याल में एक बहुत तवील और लंबी लिस्ट बनेगी जिसमें आप सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूजेस की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप पॉजिटिव यूज करें सोशल मीडिया का तो मेरे ख्याल में इट्स मोर देन इनफ। और प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेते हुए, एक डिफेंसिव तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमें सोशल मीडिया यूज करना चाहिए। तो अभी फैसला, हम अभी इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत बातें जो मैं समझता हूँ कि आज के मौजू के हवाले से हुई, जिसमें आपने और आमिर माइकल साहब ने, नादिया साहबा ने बहुत खूबसूरत बातें की। तो अभी जो है हम इस बात की तरफ आते हैं कि जो मैसेज जो है हमारा कोर मैसेज इस मौजू के हवाले से, सोशल मीडिया और साइबर क्राइम जो है, कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो हमारा क्या होगा। आपने वैसे भी चले बहुत सारी बातें जो है आपने की हैं, लेकिन जो कोर मैसेज है आज के हवाले से, खासतौर पे उनके लिए जो कि विक्टिमाइज हो चुके हैं या जो अभी विक्टिम नहीं हुए किसी भी क्राइम का। तो हम नादिया साहब की तरफ बढ़ते हैं। नादिया, आपका जो कंक्लूडिंग मैसेज है, जो आज सारी गुफ्तगू हुई है, उसको कंक्लूड करते हुए तो आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज जो है देखने वालों के लिए यही है कि आप लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं, जिनको आप नहीं जानते, उनको अपने सोशल मीडिया जो डिवाइसेज़ हैं या टूल्स हैं, इनके ऊपर ना ऐड करें। कोई भी आपको अनऑथराइज़्ड ईमेल आती है, उसके अंदर लिंक्स को ना क्लिक करके उसको चेक करने की कोशिश किया करें। और आजकल एक नया स्कैम आ गया हुआ है कि आपको यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है ग्रुप्स के अंदर। तो खुदारा वो चीज़ों को, जिनको आप नहीं जानते, जिन लोगों को आप नहीं जानते, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपकी आगे जाके बहुत मसले मसाइल क्रिएट कर सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया का यूज़ करें, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। लेकिन सिर्फ़ ये है कि उसका स्कोप जो है वो बढ़ाते हुए थोड़ा-सा सोच समझ लीजिए कि क्या वो बंदा जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं वो एतबार के काबिल है, तो उसके साथ अपनी निजी चीज़ें जो हैं, वो पिक्चर्स हैं या जो भी है, वो फिर शेयर करिएगा, उससे पहले ना करें। लीगल प्रोसीजर में जाना जो है वो काफ़ी टाइम टेकन है। प्रिकॉशन जो है वो काफ़ी बेहतर सोर्स है किसी भी मुश्किल में से बचने के लिए। लीगल प्रोसीजर्स या एफआईए के प्रोसीजर्स काफ़ी लेंथी हैं, तो वो इससे बचने के लिए अपने आप को, अपने स्कोप को बढ़ाते हुए सोच समझ से काम लें। बहुत अच्छी बात की आपने कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं समझता हूँ कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, बल्कि हर शख्स ही करता है आजकल, तो बच्चों के हाथ में भी हम देख सकते हैं मोबाइल आ गया, तो बड़ी जिम्मेदारी भी है जहाँ पे
इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ पे हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रिकॉशन ले, अंधा ट्रस्ट जो है वो किसी पे ना करें, जैसे नादिया कह रही थी, और अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी को ईज़िली ना दें जब तक आपको पता ना हो कि ये शख्स जो है, ये ट्रस्टवर्दी है। आमिर माइकल साहब, जो आज की सारी गुफ्तगू है उसको कंक्लूड करते हुए आपका मैसेज जो है, जो जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी। जी, totally. I don't specifically want to sound like Imran Khan here कि घबराना नहीं है, but actually yes, we don't really need to be scared. अगर वो बड़े मेरे बुजुर्गों ने हमेशा मुझे सिखाया कि अगर आपका इरादा नेक है, आपकी नीयत साफ है, तो आपका सर उठा हुआ होना चाहिए। तो अगर उसी नीयत और समझ के साथ अगर हम इस एक मीडियम को यूटिलाइज करना सीखेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप किसी ड्रैगन से दोस्ती कर लें। अगर आप ड्रैगन के मुखालिफ हैं, तो वो डेफ़िनेटली आई मीन वो आपसे ज़ोरावर है, लेकिन अगर आप उससे दोस्ती कर लेते हैं, अगर आप उसको समझते हैं और फिर उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्रस्ट मी दिस दिस आई मीन इट कैन बी लाइफ चेंजिंग। जैसे फैसल भाई ने कहा कि इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। ऑफ कोर्स I mean most of the industries are actually depending on cyber atmosphere and environment. Or that's where the most of the money is coming in. I mean, say for example, अभी हम COVID-19 की बात कर लेते हैं, तो COVID-19 की वजह से बहुत सारी कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेट की जरूरत पड़ी, और उससे अगर उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट देखी जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उनकी माइनस हो गई। आई मीन दे आर नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फैसिलिटी, दे आर नॉट यूजिंग चाय का खर्चा। अगर किसी मेजर बड़ी कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो उनका सिर्फ चाय का खर्चा 7-8 लाख रुपए तक जाता है। तो अगर 1 महीने का आप 7-8 लाख रुपए इस साइड से बचाते हैं और बिजली का और फिर इंटरनेट एंड दिस एंड दैट, तो यकीन करें कि एक ओवरऑल खर्च बचा। और जो ऑनेस्ट कंपनीज़ हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, उन्होंने वो लोग जो जो घरों में रह के उन्होंने अपनी जॉब के साथ कमिटेड रहे, और वो अच्छे से रिवॉर्ड भी किया, बिकॉज़ दे सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, मोर मनी देन दे वर बिफोर, एंड इवन दिस वाज़ द सेम वे। As I said, इसके pros and cons दोनों हैं, but it entirely depends on your intention. आप किस intention से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। जी। अगर अगर आप अपने अपने फायदे के लिए करते हैं, तो बेस्ट है। अगर आप किसी का नुकसान करने के लिए करते हैं, तो वो ना सिर्फ शरई तौर पे गलत है, मज़हबी तौर पे गलत है, बल्कि इखलाकी तौर पे भी गलत है। तो आई मीन अगर आप गलत करेंगे, तो डेफिनिटली आप ऐसे डोमेन्स में यू वुड एंड अप इन सर्टेन डोमेन्स वेयर यू वुड बी ईज़िली ट्रैप्ड, और आपकी इन्फॉर्मेशन हैक होना कंप्यूटर का, या एफआईए की तरफ से कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन। तो आई मीन वो पंजाबी में ऐसे कहते हैं ना, जेड़े पिंड जाना नहीं होती रात की तकनी। तो let's try to make a very positive use of this domain, because मैं छोटी सी बात है, सॉरी मैं बात लंबी नहीं करना चाह रहा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेरा ताल्लुक मीडिया चैनल से बहुत ज्यादा रहा है, और ऑडियो विजुअल्स को मैंने बड़े करीब से देखा है, हाउ लाइफ इम्पैक्टिंग इट कैन बी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप म्यूजिक सुनते हैं, गीत सुनते हैं, ठीक है? आपके कुछ स्पेसिफिक परस्तार होंगे जो बड़े खास होंगे, आपके बड़े फेवरेट होंगे। जब भी आप उनकी आवाज़ सुनते हैं, आप यू फील गूज़बम्प्स। आप उनकी आवाज़ सुन के महव हो जाते हैं और थोड़ा-सा बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ ऑडियो विजुअल। वो आपकी तवज्जो लेकर उसमें महज़ूज़ रखने की काबिलियत रखती है, एंड डज़न्ट एंड हियर, इट एक्चुअली कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव एज़ वेल। क्योंकि कभी-कभी गज़लों में, शायरी में हम कुछ ऐसा नई सोच से मुतरादिफ हो जाते हैं, जिससे हमें हम एक नई सोच के लिए, वाओ, व्हाट, आई नेवर थॉट ऑफ दैट बिफोर। So as I said, it's a huge responsibility on those specifically जो साइबर मीडियम को अच्छे तरीके से जानते हैं। It's their responsibility to actually teach or instruct people, what's the best use of it। और वॉइस ऑफ इन को जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैं चलाना चाह रहा हूँ, उसमें मेरी हद्दुल विसा कोशिश यही है कि मैं स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करूँ यूथ के साथ। उनको मैं इन चीज़ों की तरफ राग़िब करूँ, जो जो इंटरनेट ही को यूज़ करके और बहुत लुक्रेटिव हो सकती हैं। आई मीन यू डोंट, फॉर सर्टेन थिंग्स यू डोंट रियली नीड एन एजुकेशन। आपको किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट, ठीक है? आई मीन थिंग्स आर दैट ईज़ी, बट
एज आई सेड, आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा काउंट करती है कि किस इंटेंशन से आप उसे यूज कर रहे हैं। पहली कि भी मैंने वीडियो चढ़ा दी, मुझे लाइक्स मिल गया, अभी लाइक मिलने से आपको रोटी तो नहीं मिलेगी ना। आई मीन दिस इज समथिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी लाइक अगर आपको लाइक्स 1.4 मिलियन मिल गए हैं, मगर आपके बिजली का बिल तो उससे नहीं जमा होगा। So I mean, we need to rationalize things in a very balanced way. कि पता लगे कि यार हम कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे इंटेंशन, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है या नहीं, कुछ का फायदा भी है या नहीं। जनरल लाइफ के लिए इतनी खतरनाक चीज इंटरनेट है। I mean, if you're using it for fun, then trust me, fun goes everywhere and it has no limit. And people can have, I mean, people can use their imagination, and they can utilize your information. So yes, it is very unsafe if you don't know it, but it is very safe and very lucrative if you know what it is. So मेरा emphasis ज़्यादा ये होगा कि Christian channels such as yourself and other, इन पे programs करें मजीद, और लोगों को educate करें, क्योंकि ये program अब sure चलो 5 से 10,000 या 15,000 लोग at the most देख लेंगे throughout the world, लेकिन जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए उन तक ये नहीं पहुंचेगा ऐसे। उसके लिए हमें थोड़ा-सा इसको और इसको ज़रा और बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द नीड, क्योंकि कोविड की वजह से अब इंटरनेट का और साइबरनेट पे डिपेंडेंसी हैज़ इंक्रीज़्ड टू लेवल्स, और आगे जाके आप देखेंगे कि इसका यूसेज अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये किसी ज़माने में वांट होता था, अब नीड हो चुका है। तो अब चूँकि हमारी लाइफ़स्टाइल में, हमारी कम्युनिकेशन में, लोगों के साथ इंटरैक्शन में, कीपिंग योरसेल्फ अप टू डेटेड, अगर अब से फॉर एग्जांपल आपका कहीं बाहर का कोई बिज़नेस है या कुछ ऐसा है, तो वेदर कंडीशंस और उसकी स्टॉक एक्सचेंज की सारी रेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इफ यू डोंट हैव दैट, देन इट्स अ बिग डिसएडवांटेज। सो आई वुड से इसके एडवांटेजेस की तरफ फोकस करें, इसकी पॉजिटिव साइड्स की तरफ फोकस करें, ऑब्वियसली कीपिंग द बैड साइड in your mind, but it all depends. If you have bad intentions, you can end up somewhere you're not supposed to be. जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके सजेशंस का। और मैं समझता हूँ कि जितने भी नाजरीन हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो यकीनन ये सारी बातें जो हैं, ये जो गुफ्तगू है, आज की जो डिस्कशन है, बहुत वाइटल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है वो बहुत सारा वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे गुजारता है। और जैसे जी, आपने कहा कि ये अभी किसी वक्त ये वांट थी और अभी नीड बन चुकी है, हर शख्स जो है वो इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे नाजरीन हैं वो यकीनन इस गुफ्तगू से जो है फायदा उठाएंगे। सैमसन जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक तो ये बताइए कि आप कभी सोशल जो मीडिया जो और साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं कभी ज़िंदगी में? और आपने सारी डिस्कशन जो है सुनी, तो आपका क्या पैगाम है आज लोगों के लिए? जी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। ये जब मैं इंग्लैंड में आया तो यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट खोलना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इसी तरह मैं करते-करते किसी कंपनी ने कोई ऑफ़र दी, तो मैंने वो अकाउंट लिख दिया। मुझे कुछ देर बाद जो है कुछ हफ्तों बाद आया कि ओवरड्राफ्टिंग हो गई आपकी। ओवरड्राफ्टिंग हो गई तो आप आए, बैंक आए, तो मैंने ऐसे ही लापरवाही की। मैंने कहा क्या होगा, कुछ भी नहीं। गया तो एक जो अ, बिज़नेस अकाउंट होता है बहुत मुश्किल से होता है। वो मेरा बिज़नेस अकाउंट बंद भी हो गया और फिर खुला भी नहीं। दोबारा नया भी उन्होंने नहीं दिया। कि जब आप इतने लापरवाह हो, कई दफ़ा खुद जो है वो नहीं सोचता। बहुत सारी जो है वो गलतियाँ आप अपनी होती हैं जो आप उस सेंसिबल या कह लें या इस तरह यूज़ नहीं करते, तो सामने आती हैं। मैं थोड़ा-सा और भी बात करना चाहूँगा। कुछ लोग फीडबैक भी दे रहे थे हम लोगों को। तो उसमें उन्होंने कहा, जब हम बात कर रहे थे, जब नादिया कह रही थी कि बहुत सारे उसको जो तस्वीरों के साथ एहतजाज करते हैं या न्यूज़ देते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी मवाद या तस्वीरें या ऐसी देते हैं जो अखलाकन भी और जैसे लाइफ़ को उसके रोक देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। तो कइयों ने कहा हुआ कि इससे इंसाफ भी मिलता है। इंसाफ मिलता तो है, लेकिन जो अगले की ज़िंदगी अगर आप खराब करते हो तो उसे इंसाफ नहीं कहते। कि उसने अभी जवान होना है, अभी उसके चोटा है, वो खेलना है उसने, तो उसको इस ग्रेज़ करना चाहिए। फैसल, आपने अभी बहुत खूबसूरत आज बातें की। मैं समझता हूँ कि जो तृष्णा गिरा गई थी
पिछली बार उसको हमने फिल किया और नादिया ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया उसमें, और जो लोग हमें देखते हैं वो यकीनन इस बात की गवाही देते हैं और वो हमें मशवरा भी देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मौजू जो हमने रखा ख़ास तौर पे, इस पे हमें बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी मौजू जो ख़ास तौर पे, क्योंकि सोशल मीडिया और ये जो साइबर क्राइम, कोई ना कोई शख्स कहीं न कहीं इस क्राइम का शिकार होता है, विक्टिमाइज़ होता है। आपकी ईमेल हैक हो सकती है, आपका अकाउंट कोई दूसरा बंदा बना लेता है आपकी तस्वीर लगा के। मुझे याद है कि जो पहली बार आई वाज़ इन इटली, उस वक़्त मेरी ईमेल जो है वो हैक हुई थी। तो ईमेल हैक करके तो वो बंदा जो है ना, उसने एक बनाई अपनी क्या कहते हैं, एक लेटर सा बना के तो लिखना शुरू किया कि मेरा ख़्याल है मैं कहीं मुश्किल में हूँ, और मुझे ये पैसे दें, मुझे ये होटल में मैं हूँ, और मुझे तो इस तरह की बड़ी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि इस तरह। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मैं बिल्कुल किसी मुश्किल में नहीं हूँ। तो वो आई वाज़ सो अपसेट अबाउट दैट। तो एक तो ये था, और दूसरी बार मैंने देखा कि फ़ेसबुक पे किसी शख्स ने मेरी तस्वीर लगा के और मेरा नाम लिख के तो कोई उसको चला रहा है। आई डोंट नो हू इज़ दैट। तो एक तो मुझे भी मशवरा दें कि मैं उस शख्स को जिसने मेरी तस्वीर लगा के और आईडी इस्तेमाल करके कोई अकाउंट चला रहा है मेरा, तो उसका क्या हल किया जा सकता है, और फिर साथ अपना मैसेज दें। जी, फैसल। जी, बिल्कुल, ये तो वही हो गया कि मतलब जैसे आपने कहा कि हर कोई इसका विक्टिमाइज़ है और रियली वी आर डिस्कसिंग द इश्यू, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे साथ जो वारदात हुई है, हम उसका भी अज़ाला करना चाह रहे हैं कि इसका क्या हल हो सकता है। सो फ़ादर जी, पहले तो बड़ा अफ़सोस हुआ कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को किसी ने चुराया है, और दूसरी बात ये है कि आपका जो सेकंड जो एक्शन होना चाहिए मेरे ख़्याल में, पहले तो उसको एक बड़ा मेरे ख़्याल में एक एथिकल नॉर्म को फ़ॉलो करते हुए एक अच्छा सा मैसेज लिखें कि काइंडली आप मेरी पर्सनल आइडेंटिटी को इस तरह से यूटिलाइज़ ना करें। तो इन केस अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे या नहीं रोकेंगे, तो मुझे फिर लीगली फ़ेसबुक को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक और चीज़ है, जैसे फ़ेसबुक एडमिन है, ठीक है? जैसे भी आप जब भी कोई पेज बनाते हैं, कोई आईडी बनाते हैं, कोई कोई ग्रुप बनाते हैं, तो आप फ़ेसबुक को डायरेक्टली बेसिकली आप एडमिन को कॉन्टैक्ट कर रहे हो। तो मेरे ख़्याल में फ़ेसबुक कॉन्टैक्ट जब भी आप इनसाइट्स में, सेटिंग्स में जाते हैं, तो आपको फ़ेसबुक का जो कॉन्टैक्ट अस वाली जो साइड है वो मिलती है, और उसके उसके ऊपर आप एक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो उसको मैं किस तरह से करूँ? तो वो फ़ौरन वो जो अकाउंट जो भी बंदा यूटिलाइज़ कर रहा है आपका अकाउंट, वो फ़ौरन उसको ख़त्म करेंगे, डिलीट करेंगे, उसकी एक्सेस ख़त्म करेंगे। और उसके बाद वो तो सिलसिला ख़त्म हो गया। इन केस अगर दोबारा वही शख्स आपको किसी भी तरीके से मिसगाइड करता है या आपको परेशान करता है, तो डेफ़िनेटली फिर आप इसको साइबर क्राइम के ज़ुमरे में ला के तो उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये एक पॉज़िटिव एक सॉल्यूशन हो सकता है इसका, जो कि इस मसले को लेके हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, सैमसन जी। साहब जैसे शायर भी हैं, राइटर भी हैं, तो मैं एक शेर आप सबकी नज़र करना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहान में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहान में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम। तो जी, तो आज हमारा जो बेसिकली मकसद था यहाँ पे इकट्ठे होना है, सेकंड टाइम इस इश्यू पे हम बात कर रहे हैं। तो मकसद हमारा यही है कि हम पूरी दुनिया को ये एक मैसेज दें कि देखें, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, एक अच्छा तरीका है और एक बुरा तरीका है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो साथ है सोशल मीडिया के साथ एक लंबा अरसा चलेगा, और अगर हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा साथ सोशल मीडिया के साथ बड़ा लिमिटेड हो जाएगा, बड़ा थोड़ा रह जाएगा। तो ये हम अपने पर्सनल रिलेशंस में भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने किसी के साथ लंबी दौड़ दौड़नी है, तो आपको बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चलना पड़ेगा, बड़ी फेयर डीलिंग के साथ चलना पड़ेगा, बड़े सच को बेस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप किसी भी रिश्ते की, किसी भी रिलेशन की बेस झूठ पे रखेंगे, तो वो बहुत थोड़े अरसे के लिए चलेगा। तो ये भी एक हमारा रिलेशन है सोशल मीडिया के साथ, कि आप अपने सोशल मीडिया के साथ जो रिलेशन है, उनको किन बेसिस पे रख रहे हैं। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और जैसे हमने कहा कि इलाज से बेहतर है एहतियात, तो मेरे ख्याल में हम सब जितने भी सुनने वाले हैं,
इस चीज़ पे अमल करना चाहिए, एहतियात के साथ खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएँ। तो मेरे ख्याल में हम इस सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और ये सारी चीज़ें जो हैं, मेरे ख्याल में जब भी कोई कोई कानून बनता है तो वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इंसानों ने इतना गलत किया है सोशल मीडिया के साथ, लोगों के साथ, कि हमें कवानीन बनाने पड़े हैं कि भाई बस कर दो, अब कितना खराब करोगे, कितना एक दूसरे को तंग करोगे, कितना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करोगे। इसलिए फिर अदालतों में इसकी बाकायदा कानून साज़ी होती है, फिर इसकी प्रैक्टिस होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल में अगर इंसान अपने इख़्लाक़ी इक़दार को प्रैक्टिस करे, अपनी इंसानी जो कदरें हैं उनको फ़ॉलो करे, तो मेरे ख़्याल में कवानीन बनाने की ज़रूरत ही ना। सो मेरा ये मैसेज है, होपफुली ये सब लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम सेकंड टाइम, जिसमें हमने खुद भी बहुत कुछ सीखा जब हम रिसर्च कर रहे थे, जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, और डेफिनेटली जितने भी लोगों ने इसका रिस्पांस दिया है, उससे हमें बड़ी एनर्जी मिली है कि हमें नए-नए टॉपिक्स के ऊपर, नई-नई चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत फैसल शुक्रिया। और नाज़रीन, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आप हमारे साथ ताउन करते हैं, हमारे प्रोग्राम जो हैं उनको वॉच करते हैं, हमें मशवरा देते हैं। और आज भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने मैसेजेस जो हैं वो लिखे हैं और एप्रिशिएट किया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और जितने भी लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, और हम मशकूर हैं अपने पैनलिस्ट के आज, आमिर माइकल जो हैं उनके, फैसल इलियास और नादिया हमीद एडवोकेट साहिबा जो हैं। ये जो पैनलिस्ट हैं, यकीनन हम उन्हें एप्रिशिएट करते हैं कि वो हमें टाइम देते हैं, जब भी हम दावत देते हैं वो हमारी दावत को कबूल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो कनेक्शन है हमारा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए हम एक ऐसी कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे आमिर माइकल भी कह रहे थे कि आज हमने गुफ्तगू की, बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचती है। तो हमें जो अच्छाई है, नेकी है, उसको फैलाते रहना चाहिए। वही एक बेसिक जो हमारी एथिकल टीचिंग भी है, और कलाम मुक़द्दस भी हमें यही पैगाम देता है, कि हम दूसरों के साथ अच्छाई और भलाई करें। तो मैं समझता हूँ कि जो आज का जो मौज़ू है, इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से इंसाफ़ किया गया है। जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो बड़ी रिसर्च के साथ और तैयारी के साथ वो आते हैं, और आके हमें बड़े जो सॉलिड गुफ्तगू है, जो कन्वर्सेशन है, वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था। तो थैंक यू वन्स अगेन। मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से अपने पैनलिस्ट का, सैमसन जवेद साहब की तरफ से, अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू, सेर हासिल गुफ्तगू की आज के मौज़ू के हवाले से। और अपने नाज़रीन का जो हमें वॉच कर रहे थे, थैंक यू। और मैं सैमसन जवेद साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। जी, सैमसन साहब। जी, मैं यही कहूँगा कि बी पॉज़िटिव। जो मनफ़ी रुझानात हैं या रवैये हैं, इनको चेंज करना होगा, और पॉज़िटिवली अगर आप चलोगे तो क्राइम की रेशियो जो है यकीनन डाउन होगी। और लॉ इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनको एक दायरे में रहना या रोकना, जराइम से रोकने के लिए ही लॉ नए और नए मुतारफ़ हो रहे हैं। तो इन लॉ से अगर आप बचना चाहते हो, तो आप इससे जो है वो गुरेज़ पाओ। आप जैसे कहते हैं जियो और जीने दो की पॉलिसीज़ पे अमल करो। और मैं यहाँ ये भी कहता जाऊँ कि मैंने एक साहब से पूछा जो पाकिस्तान में थे, हमने कहा कि भई लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हर दूसरे आदमी को अपने घर में एक चर्च लगाते हुए देखा भी, सुना भी, क्या कोई माशरे में कोई चेंज आई है? तो उन्होंने क्या क्या माशरे में कहा, खाक आनी है, वही सब कुछ चल रहा है, वही चल रहा है। अब देखें, अभी नफ्सियाती जो बीमारी हैं बहुत सारी, उस घर में रहने से लोगों में फ़र्क क्या हुआ, बल्कि उनमें नफ्सियाती बीमारियों में और जराइम में ज़्यादा ज़्यादा वो उसके रेशियो जो बढ़ गई है। तो प्लीज़ खुद को भी धोखा ना दें और खुदा को भी धोखा ना दें, और जियो और जीने दो की पॉलिसी में अमल करें। और तमाम जितने भी नाज़रीन हैं, उनका हम शुक्रिया करते हैं, जो फ़ीडबैक करते हैं, और पैनलिस्ट जो तैयारी करके आते हैं। यकीनन अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं 110 नंबर इनको ज़रूर देता।
जो एक खूबसूरत बातें की हैं लोगों के लिए, हम इनको शाबाशी और दुआएँ दे सकते हैं। और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम आपकी तरफ आते हैं। टेक केयर और अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने मज़हब का ख्याल रखें। मज़हब हम ही से है, हम ही उसको बदनाम भी करते हैं और हम ही उसको अच्छाई की तरफ लाते हैं। और इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, बातें बहुत होती रहेंगी और आप देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच और खुदा आप सबका निगहबान हो, आमीन और नासर हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैनलिस्ट के लिए दुआ भी है कि उनको और अक्ल और दानाई दे। आमीन। थैंक यू।